अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल और मैं इनको कहती हूँ रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। कैसे हैं सर आप? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और हम कल जो हमारे साथ यहाँ बैठे थे हरमीत साहब, आज वो इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं। अपने शहर में वापस, और हम उनको कहते हैं पाजी हरमीत साहब। हाँ जी, पाजी हरमीत साहब, सारा कुछ कह देते हैं, पाजी भी हरमीत साहब भी। लेकिन ये कह के गए हैं कि इस्लामाबाद बड़ा पुरसुकून शहर है। पता नहीं लाहौर में क्या रोला देख लिया उन्होंने, फौरी तौर पर चलते हैं इस्लामाबाद उनके पास। पाजी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, लाहौर के लोग बड़े प्यारे लोग हैं और बड़ा मज़ा भी आता है। लेकिन जाहिर बात है, फिर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में वैसे सुकून ज़्यादा है। वैसे खान साहब तो कहते हैं खबर में सुकून है, लेकिन इस्लामाबाद फिर खबर के बाद नेक्स्ट जो है वो खबर ही आ जाती है, पहला सुकून यहाँ पे आ जाता है। बहरहाल बातें तो पंजाब से भी गर्मा जो है वो एक तो आ रही हैं। इस्लामाबाद में अलग पोजीशन है, लेकिन इस वक्त मामलात कराची की तरफ भी थोड़े से हमें नजर आ रहे हैं कि कराची में भी कहीं ना कहीं जो सियासी गहमा गहमी है वो बड़ी तेज हो रही है। 11 जनवरी से पहले कहा जा रहा है कि जो दिन का हम इंतजार कर रहे थे, सर सब इंतजार कर रहे थे 11 जनवरी का, लेकिन अब उससे 2 दिन पहले इजलास बुला लिया है और तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली है। बहुत सारी चीजें हो रही है सर, गैम्बल्ड। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल है और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दूसरा बड़ा इजलास हुआ। तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी ज़्यादातर बात जो है वो इन्हीं 2 मौज़ूआत के ऊपर रही, और इस बात का इयादा किया गया कि मुल्क को सिक्योर बनाया जाएगा, किसी भी दहशत गर्द को हम सरजमीन के अंदर आके मुदाखलत नहीं करने देंगे। इस बात की भी बात की गई कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए, और उनको वार्न कर दिया गया है। उनके जो नुमाइंदे हैं उनका भी पैगाम आ गया कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, ना हम इसकी इजाज़त देंगे। तो इस हवाले से थोड़ी सी पेशरफ तो है, लेकिन फिर भी कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी की इतनी ज़्यादा हुई हैं कि इसके बारे में हमें बहुत वार्न रहने की ज़रूरत है। मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत हुई है, और ख़बरें यही हैं कि एक मिनी बजट लाया जाएगा जिसमें एक मुश्किल फ़ैसले जो कल किए गए हैं उसका बारे में लोगों को बारल करना पड़ेगा। हालात बड़े संगीन हैं, और मईशत के हवाले से ये है कि 5.8 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं हमारे फॉरेन रिज़र्व, जो काफ़ी नहीं है। इससे कि पेमेंट्स काफ़ी सारी करनी है। अगले आने वाले 5-6 महीनों में हमें 7 अरब डॉलर के करीब वापस करने हैं कर्जे की सूरत में। सर वसाइल जो है ना वो ज़ीरो हो गए हैं। कल की खबर में आपकी इस बात में ऐड कर लूँ, आपको पता है कि घी की कीमत में 75 रुपये इजाफा हुआ है, और सर चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है। वसाइल हमारे पास ज़ीरो हो गए हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में इन कीमतों को कोट करने का मकसद ये कि हर गुजरते दिन के साथ, सर 2 दिन का गैप नहीं लेते, 4 दिन का गैप नहीं लेते, हर गुजरते एक दिन के साथ मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दिसंबर में बंद होने की खदशे दिसंबर में 24% से भी ज़्यादा, 24.80 के करीब जो इन्फ्लेशन है वो महंगाई में यानी इजाफा हुआ है, और ये भी बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन ज़रा बात यह है कि इस मौके के ऊपर मुल्क के तमाम तबकात को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। ट्रेडर से, ताजरों से सबसे ज़्यादा हुकूमत कहती है कि उनको अगर कोई टैक्स लगता है, लेवी जैसे उसके बारे में आ रहा है कि पेट्रोल की 70 रुपये से बढ़ा के 100 रुपये तक ले जाने का एक इम्कान है, जिस मामले में ये होगा कि पेट्रोल महंगा होगा। इसी तरह से टैक्सेस अगर लगते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा महंगी होंगी। यहाँ पे जो सवाल है जैसे कहा कि एक एक दिन में कीमतें ऐसे बढ़ रही हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। तो ये भी चीज़ें हैं। मैं देख रहा था कि मईशत के हवाले से कल काफ़ी बातें हुई हैं, और हमने जैसे इसका ज़िक्र भी किया कि मईशत के हवाले से दोस्त मुल्कों के बारे में कहा गया है कि दोस्त मुल्क कुछ हमारी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन वो IMF के प्रोग्राम के साथ उसको मुंसलिक करते हैं इमदाद को। अब IMF का जो भी मुआहदे हुए हैं उसके तहत यही है कि उनकी कोई शराइत हैं जिनके ऊपर हमें अमल दरामद कर रहा है, और उनकी शराइत में जैसे लेवी है इसके बारे में है कि उसको होना चाहिए। डॉलर की कीमत और रुपए की जो करेंसी है इसको डिवैल्यू होगी हमारी करेंसी, लगता यही है कि इसके बारे में कहा गया है कि वो
आप उसके पे पाबंदी लगाने की कोशिश ना करें। तो जो इसहाक डार साहब ने कहा था ना कि 200 रुपये पे ले आऊँगा, वो इसका मतलब है कि गलत बात है, वो नहीं हो नहीं पाएगा। हो पा रहा। तो अगर डॉलर भी महंगा और ज़्यादा होता है तो इसके नतीजे में भी ज़ाहिर है महंगाई का एक तूफान सर आएगा। 182 सोना तारीख में इतनी बुलंद तरीन सतह पर है। हमने पूरा एक डिटेल सेगमेंट भी इस पर रखा हुआ है कि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई जो है वो बंद हो सकती है। खैर इसको रन डाउन में हम आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट आज का रन डाउन क्या होगा। हम डिटेल में आपको आज की टॉप स्टोरीज बताते हैं कि टॉप स्टोरीज में हमने क्या क्या करना है। टॉप ऑफ द ऑल हमने पॉलिटिकल हाईलाइट्स में आपको बताया था कि नून लीग ने अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के खिलाफ तरीके अदम एतमाद वापस लेने का फैसला कर लिया है और वापस ले ली है। और इसके अलावा सर 11 जनवरी को जो इजलास होना था वो 2 दिन पहले ही बुलाया गया है। अब एतमाद का वोट और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको हम तलाश करने की कोशिश करेंगे अपने इस पॉलिटिकल सेगमेंट में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉप स्टोरीज में। इसके अलावा सर बड़ी अच्छा एक इनिशिएटिव सवाद के बच्चों ने लिया है। स्कूल के बच्चे हैं और दीवार मेहरबानी उन्होंने बनाया है। ये ट्रेंड बहुत सर 1-1.5 साल पहले ये ट्रेंड चला था और लाहौर में बहुत वायरल हुआ था। लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में डोनेट किया था दीवार मेहरबानी और इस तरह से बहुत सारे इनिशिएट लिए गए थे। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वगैरह ने इसमें पार्टिसिपेट किया था यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बाहर। बिल्कुल तो इसको सवाद के बच्चों ने सर स्कूल के बच्चों ने शुरू किया। तो इसको भी हम एक ज़बरदस्ती रिपोर्ट बनाई है, वो आप लोगों से हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आज के दौर में पहले तो सर अब तो वो हम में नहीं रही, लेकिन जुबैदा आपा जो है उनके टोटके कितने मशहूर थे। हर एक बात पे मीम्स बनती थी उनके टोटकों को लेके। लेकिन दादियों नानियों के टोटके या हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं आज भी वो देसी इलाज पर उतना ही यकीन रखते हैं। वो कभी भी ये विलाती दवाइयाँ कहते हैं उनको कि हम नहीं एंटीबायोटिक्स पे और होम्योपैथिक पे हम यकीन नहीं रखते। तो ये देसी टोटके जो है उनका आज के इस दौर में क्या मयार है और कितना लोग उस पर रिलाई करते हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट हमने बनाया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के महंगाई की बात करेंगे। लेकिन महंगाई में स्पेसिफिकली हम इस पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करेंगे जहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। प्लस सर ये भी कहा जा रहा है कि गोश्त में और अंडों की सप्लाई को बंद भी किया जा सकता है। हाँ जी, मतलब ये जो 6 लाख टन के करीब सोयाबीन पड़ा हुआ है कराची के बंदरगाहों पे, उसको छुड़वाने के लिए पैसे नहीं हैं। और कल हंगामी बुनियाद के ऊपर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जो ट्रेडर्स हैं पोल्ट्री फीड से मुंसलिक और पोल्ट्री की इंडस्ट्री से मुंसलिक, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। इसके बारे में भी हमने डिटेल से बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे कि अलार्मिंग सिचुएशन एक और भी है जहां पर हम देखते हैं कि माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इक़्तिसादी सूरत हाल, माशरती सूरत हाल की भी हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगियाँ शदीद मुतासर हो रही है। सर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है एक फैक्टर महंगाई भी है। हाँ। आपकी ज़वारी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की अगर बात करें तो घर के अखराजात, घर के खर्चे, उनकी लाइफस्टाइल, ये चीज़ें मुतासर होती है। तो ख़वातीन को लगता है कि अब हमें इस मर्द के साथ या अपने शौहर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन सर खुला के केसेस में जो है वो 46% इजाफा हुआ है पिछले पूरे साल में। 2022 के फैक्ट एंड फिगर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी अलार्मिंग एज वेल। ठीक है, ख़वातीन को अपना हक दिया गया है, लेकिन खुला के केसेस में इतनी बड़ी तादाद में इजाफा भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसको भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और हमने सबसे पहले तो बात करी है क्रिकेट मैच की। करे सर, क्रिकेट मैच हम कैसे भूल सकते हैं। का जो क्रिकेट मैच चल रहा है पाकिस्तान के साथ, वो कल एक तरह से देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने काफ़ी डोमिनेट किया। 309 रन्स बनाए थे कल न्यूजीलैंड ने। 6 खिलाड़ी उसके आउट हुए थे। पहला जो हिस्सा था, पहले 2 आप बल्कि उसको कह रहे हैं सेशन, वो तो टोटली न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया था। एक खिलाड़ी सिर्फ उनका आउट था और वो 226 रन उन्होंने बना लिए हुए थे कल टी टाइम तक। पहले ही जो घंटा था 2 घंटे थे लंच टाइम तक 119 रन्स बनाए थे 120 मिनट में। काफ़ी तेज़ रफ्तारी से स्कोर किया था डेवन कॉनवे और टॉम लैथम ने। और डेवन कॉनवे ने सेंचुरी बनाई, टॉम लैथम भी 70-72 के करीब रन्स बनाने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद तीसरे सेशन में आके पाकिस्तानी बॉलर्स को कामयाबी मिली और कामयाबी में नसीम शाह का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। कल उन्हें अच्छी गेंदें करवाएं। बाकी बॉलर्स जो हैं शुरू के सेशन में काफ़ी मार खाते रहे, लेकिन बाद में आके फिर जो उन्होंने कर लिया था। तो आज अब यही देखना है कि इस वक्त जो
टॉम ब्लंडल और इश सोडी खेल रहे थे, वो कितने रन्स करने में कामयाब होते हैं, कितने ज़्यादा रन्स बनाएंगे। बैटिंग विकेट है ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसका लो बाउंस होगा तो फिर ये स्पिनर को मदद करना शुरू कर देगी। हम एक बात कल हमने की थी और इस बारे में भी आज हमें पता चल जाएगा कि ये विकेट स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प करती है या फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों की स्ट्रैटेजीज मुख्तलिफ रही हैं। पाकिस्तान भरोसा कर रहा है फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा और सिर्फ एक स्पिनर खिलाया अबरार अहमद को, और उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए में हैं। और मतलब इस हवाले से देखा जाए कि पिच रीडिंग किसकी ज़्यादा अच्छी है, किसकी ज़्यादा समझदारी है, ये देखना भी बाकी है। और आप सही कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो आज की सूरत में हमारे पास आ ही जाएगा कि वो पिच रीडिंग में ज़्यादा अच्छे थे जो कि इतने मीलों दूर से पाकिस्तान आया, या हमारी अपनी सरजमीन पर हम पिच को रीड करने में कितने नाकाम और कितने कामयाब रहे हैं। और तो सर आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट मैच की अपडेट तो हम साथ साथ आपको देते ही रहते हैं, लेकिन आज जो है वो टॉप स्टोरीज तो हमने कर ली। अब हम चलते हैं डेली डोज की तरफ। तो आज का डेली डोज जो है सर वो फुल ऑफ शादी माहौल है। मैं पहले ही बता रही हूँ हमारे पास 3 से 4 खबरें तो शादी रिलेटेड है। अरमीत पाजी, ये पता नहीं अब आज का शादियों का सीजन भी है, तो हमने कहा आपको इसी से रिलेटेड सीजन चल रहा है ना, दिसंबर जनवरी। हाँ, शादी का सीजन है तो सारी खबरें भी शादी की। असारे कदीमा सर, सोचे 1933 उर्दू में लिखा 90 साल पुराना ये शादी का इनविटेशन इंस्टाग्राम पे नहीं बल्कि ट्विटर पर वायरल हो गया सर। 1933 में एक शादी हुई, दिल्ली में ये शादी थी, उसका इनवाइट उर्दू में लिखा गया और घर का एड्रेस बताया और मेहमानों को उस पर मदऊ किया गया। और ये कितना, ये सर ये तो बहुत वो है ना, मतलब कीमती जिसे कहते हैं, एंटीक। हाँ बिल्कुल एंटीक चीज़ है, और ये संभालने वाले की भी आप ये कहो कि उसके संभालने की दाद देनी पड़ती है। सोनिया बाटला जो सोशल मीडिया की एक मशहूर शख्सियत है, उन्होंने अपने दादा दादी की शादी का दावतनामा वो शेयर किया हुआ है और जिसकी बड़ी पजीराई हो रही है। मुझे इससे याद आ रहा है कि मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की शादी के ऊपर इसी तरह का एक लेटर जो है वो दावतनामा वो भेजा था, और वो भी काफ़ी वायरल हुआ है, रहा है बहुत ज़्यादा। और वो भी उर्दू में था। सर देखना पसंद करते हैं ना लोग कि उस वक्त लोग इनवाइट कैसे करते थे सर। अच्छा, मैं ना इस सारी सिचुएशन से, इस सारी स्टोरी से ना एक और चीज़ रिलेट करती हूँ। इंस्टाग्राम के आजकल सर बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि 90 साल बाद हम उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेंड में लेके आ रहे हैं। बहुत सारे पेजेस पर आजकल इन्वाइट ऐसे सादगी से लिखे जाते हैं। हाँ। आजकल शादी में ये चीज ट्रेंड में आ गई है कि या तो आप फ्रेम करा लें या एक पेपर पे हल्का सा ना बड़े खूबसूरत से पेपर पे लिखा हो और उसके ऊपर उर्दू में लिखा और आपने उसको फोल्ड किया हो। तो लोग मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता सादगी की तरफ जा रहे हैं। आप यूँ कहें कि 90 साल पहले जो ट्रेंड था वो अब दोबारा से 90 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि वो ट्रेंड में आ रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है सर। सादगी ऐसी होनी चाहिए, पेपर पे लिखो, इन्वाइट कर लो। अब ये देखो कि उस जमाने में कार्ड्स या छपाई का इतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था, कार्ड्स का ट्रेंड नहीं था, हाथ से लिखे हुए ख़त की अहमियत ज़्यादा है। और फिर टाइमिंग के भी हिसाब से आप देखो कि बारात के लिए सुबह का टाइम दिया गया है 11:15 बजे का तकरीबन, और वलीमे के लिए 10 बजे का टाइम है। रोहन साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं बताऊं, हमारे इलाकों में, हमारा जो इलाका है या हजारा का जो इलाका है, इसमें क्या होता था, कार्ड नहीं होते थे। और ये मेरी यादों की बात है कि उस वक्त कार्ड का ट्रेंड नहीं था, तो साबुन के 4 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो है वो बना के दिए जाते थे। और इनविटेशन इसलिए दी जाती थी कि आपने ना कपड़े धो के, जितने भी घर में है वो साफ सुथरा करके अपने शादी में पूरी फैमिली नहीं आना है। तो ये बड़ा खूबसूरत ट्रेंड था जो मेरी यादों में, और ये हजारा डिवीजन में बड़ा फेमस था। इसी तरह जो हमारी कम्युनिटी है, सिख जितनी भी है, उनमें भी ये बड़ा फेमस था कि लोग आते थे, इनविटेशन कोई कार्ड शार्ड ना होता था, बल्कि बस साबुन के 4 टुकड़े और वो देके चले जाते थे। और ये रिवाज जो है ये काफी अरसे तक चला। तो जिस तरह आपने ये खत दिखाया, इसी तरह बड़े खतूत जो है, मैंने रऊसा मजिस्ट्रेट जो उस वक्त के मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट को के लिखे जाते थे मुख्तलिफ चीजों के डिमांड के लिए, तो वो जब मैं पढ़ता था तो उसमें अल्फाज का चुनाव, उसमें जिस तरह बातें की डिमांड की जाती थी, तो बड़े जबरदस्त तरीके से। अब तो सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन ये खत को लाने का मकसद जो है, अगर आप देखें तो किस किस्म से इन्विटेशन होती थी और किस किस्म से अल्फाज का चुनाव के साथ साथ उसका एक अलग मजा था। अब वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह सुहा कह रही है कि चीजें बदलती जा रही है, और वक्त के साथ साथ बहुत चीजें जो है, अब तो मामला आ गए हैं व्हाट्सएप पे कि भैया मैसेज किया, शादी की दावत दी और जान छूटी।
डिजिटल इनवाइट होता है, एक छोटा सा पोस्टर प्रिंट कराते हैं, वो भी ऑनलाइन ही प्रिंट करा के वो पूरे ग्रुप में सेंड कर दिया, सबको इनविटेशन चला गया। लेकिन ये साबुन वाली बात है, मुझे बहुत पसंद आई है। इस चीज़ का सिंबल है, सिंबॉलिक है ना कि आपको साबुन दे रहे हैं, 4 कपड़े धोएं, साफ हो के पूरे खानदान समेत आप शादी में आ जाए। गुड वन। मजे की बात है, मजे की बात है। मुझे पिछले दिनों एक शादी का कार्ड आया और वो मैं हैरान रह गया कि उन्होंने कितने पैसे खर्च किए होंगे। शादी का कार्ड नहीं, पूरा बॉक्स था। उस बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से में कार्ड था, उसके बाद बॉक्स को खोला जाए तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चॉकलेट्स और ये वगैरह वो थी, और खासा ज़ख़ीम बॉक्स था वो, काफ़ी ज़्यादा तादाद में चॉकलेट। तो उसकी मेकिंग और मटेरियल इतना अच्छा था। मेकिंग और मटेरियल बड़ा शानदार था, और मैं हैरान हो रहा था कि इन्होंने कितने लाखों रुपए तो खर्च कर दिए होंगे। एक इनवाइट कॉस्ट करता होगा 2000-3000 इनविटेशन पे। एक इनवाइट इतना कॉस्ट करता है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाए। और सर ये ट्रेंड है आजकल, तो लोग बकेट बनाते हैं, उसमें फ्लावर्स लगाते हैं, उसमें इनवाइट रखते हैं, उसमें मिठाइयाँ रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं और ऐसे इनवाइट करते हैं, और चाहे अगला बंदा शादी में भी ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, सऊदी अरब से खबर है, और ख़बर जो है हमेशा ख़वातीन के बारे में, वहाँ पर अब जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं और ख़वातीन को जो एक्सपोजर मिल रहा है, जो उन्हें अब मकाम मिल रहा है, वो बड़े अरसे से इसके लिए फ़ाइट करी थी। पहली दफ़ा ख़वातीन तेज़ रफ्तार मैन ट्रेन जो है सर वहाँ पे वो चलाने लगी हैं, ट्रेन की हैं इन्होंने 32 ख़वातीन सर। हाँ, मतलब सऊदी अरब जो बहुत सख्त गिरी के लिए मशहूर था, वहाँ पे जो खवातीन के हिसाब से भी वैसे भी तो उनको काफ़ी ज़्यादा ये प्रिंस मोहम्मद जो हैं इनके आने के बाद मोहम्मद बिन सलमान जो है MBS, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिली है सर खवातीन को, मौके बहुत मिले हैं। आपने गाड़ियाँ चलाते हुए देखा है, ड्राइविंग लाइसेंस की अगर बात की जाए, और अब देखिए दुनिया की तेज़ रफ्तार तरीन ट्रेन में से ये ट्रेन है जिसको चलाने के लिए पहले उनको तरबियत दी है, और अब वो कह रही है कि हम इसको बड़ी जिम्मेदारी से निभाएंगे। और सर बड़ा मुश्किल काम है ये। सारा शहरी जो है, जो वन ऑफ द ड्राइवर्स हैं इसके, उन्होंने ये बड़ी खुशी का इजहार किया है। 32 सऊदी खवातीन हैं जिनको ये तरबियत दी गई है, और वो हर मैन ट्रेन चलाएंगी, और वो सारा शहरी कहती हैं कि हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का मकाम है कि हम मुसाफिर जो हैं वो सब अगर हम देखें, मैं सऊदी किंग जो है सलमान साहब के हवाले से बड़े लोग जो हैं वो बातें भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है कि ख़वातीन के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उन्होंने एक फ्यूचर को देखा है। फ्यूचर में, मुस्तकबिल में अगर आप देखें तो पेट्रोल जो है वो, पेट्रोलियम मसनूआत जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कदर है वो कम होती जाएंगी। तो ऐसे में एक तो ख़वातीन को दोबारा मैदान में ले आना, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी हमें भी कोशिश कर लेनी चाहिए कि अगर देखें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद 45% या 50% मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना हूँ तो इतनी बनती है। अगर ये भी इस मुल्क में मुख्तलिफ इदारों में अपना हिस्सा डालेगी तो कहीं ना कहीं मईशत बड़ी बूस्ट कर जाएगी। दुनिया के अगर तरक्की पजीर ममालिक में आप देखें, आप ख़वातीन को ट्रक चलाते हुए देखेंगे, मैंने खुद देखा है, कंडक्टर का काम भी वो करेंगी, चाहे वो रेस्टोरेंट को चलाना हो, रेस्टोरेंट में वेटर का काम हो, बहुत सारे मामलात में हमने ख़वातीन को देखा है। तो मैं इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करता हूँ। तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि दुनिया किस तेज़ी से जा रही, तो एक तरफ हम अपनी तरफ देखें तो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है कि जो ख़वातीन पढ़ना चाहती हैं उनसे भी किताब छीनने की कोशिश की जा रही है। ये सिचुएशन अफगानिस्तान की, बहरहाल सऊदी ने स्टेप उठाया, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हाँ, मेरे ख्याल में ये जो आपने अफगानिस्तान वाली बात की ना हरमीत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आला एजुकेशन, हायर एजुकेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए ख़वातीन से उनका हक छीन लिया गया है। तमाम दुनिया ने वार्न किया है, और मैं पढ़ रहा था कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदे भी अफ़गानिस्तान गए इस हवाले से बात करने के लिए, उनको कायल करने के लिए। लेकिन तालिबान के बारे में हम जानते हैं कि उनके अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप बहुत ज़्यादा मुतशद्दद है और वो सख्ती मतलब वो करता है। मैंने इस हवाले से कि पहले भी एक बार जिक्र किया था, और वो ये था कि वो लोग के जो तालिबान का पहला दौर था उसको देखना चाहते हो कि किस तरह का, कितनी सख्त गिरी थी। और एक लिहाज से अभी तो वो एक फ़िल्म है सिद्दीक बर्मक की, उसामा के नाम से, तो फिल्म ज़रूर देखें, आपको अंदाज़ा हो कि किस साहब आपने तो फिल्म देखी है, हमने प्रैक्टिकली देखा है कि किस किस्म के हालात होते हैं, कहां से कैसे गुजरना होता है, और किस किस्म का दबाव, किस किस्म से बातें करनी होती है। सॉन्ग्स के हवाले से, या बेचारे जो हजाम की शॉप्स थी, या बहुत सारी ऐसी शॉप्स, लिपस्टिक
हाँ वो मौलवी साहब है, इंडिया के बड़े मशहूर है लिपस्टिक, तो लिपस्टिक वगैरह जो कॉस्मेटिक चीजें हैं, इस हवाले से जिस किस्म की पाबंदियां थी, खवातीन जिस तरह बेचारियां जो है घर तक महदूद थी, ये हमने वो वाली लाइफ, घुटन वाली लाइफ हमने बड़ी करीब से देखी है सवात और शांगला इन इलाकों में। तो आपकी बात दुरुस्त है, वो फिल्म का जिक्र करते हैं, उसमें कुछ आपने जब बताया था तो मैंने देखी भी थी, तो बड़े मजे की वो फिल्म है, और आप देखें तो बड़ा अंदाजा होता है कि किस किस्म के हालात से, किस किस्म से आपका गुज़रान होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फिल्म देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है जो आप कह रहे हैं कि पहले क्या सिचुएशन थी। लेकिन अगर शांगला सवात की आप बात करें, हम जिन इलाकों की बात करें, उन खवातीन को जब स्कूल कॉलेज से निकाला गया, एग्जाम्स नहीं दिए गए, वो लाइव कुछ वीडियोस जो हमारे सामने आई हैं सर, वो बहुत हार्ड रशिंग है, की तरफ अच्छे लेके जाना होता है। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि टारगेट बड़ा उसने रखा हुआ है कि 100 सेंचुरी मैंने पूरी करनी है। 3 बीवियां मतलब वैसे इसके फैसलाबादियों भी इस मैदान में पीछे नहीं है, वो भी बड़े आगे है, लेकिन जान मोहम्मद तो एक अकेली जान लड़ा के फैसलाबादियंस को नहीं भूलते हरमीत पाजी, फैसलाबादियंस को नहीं भूलते। लेकिन सर देखिए, अगर 3 बीवियां तो मतलब 20 बच्चे इक्वली आएंगे ना, 20 बच्चे एक बीवी से। हैट्स ऑफ टू यू, पता नहीं अब हमने तो अपने हैट्स ऑफ, तौबा 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 तौबा, मैं तो कह रहा हूँ तौबा तौबा करनी चाहिए। और मतलब यह है कि खाली जान मोहम्मद का किरदार नहीं है, उन खवातीन की भी तो बात करें आप, जो 3 उसकी बीवी नहीं, वो खवातीन वहाँ पे जो कबायली इलाके की या मतलब इस तरह के इलाके की हैं, उनकी तो कुछ सही नहीं है बेचारियों की, वो तो उन्होंने जो करना है मतलब वो मर्द ने करना है जबरदस्ती। और अच्छा रोशन, एक और चीज जो आपने, हम ये बात करते हैं ना कि खवातीन बेचारियां, वहां पे खवातीन की जो सोच है वो भी, जब उनसे कहा जाए, उन खवातीन से पूछा जाए कि 2-3 बच्चे काफी हैं, वो कहती हैं आपको शर्म नहीं आती 2-3 बच्चे, आप लड़की हो के आप इस किस्म की बातें करनी है, कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए, डजन तो होने चाहिए। तो ये है वहां का रिवाज है। हमारे इलाकों में, वजीरिस्तान के इलाकों में, इस किस्म के इलाकों में ना, वहां पे इस चीज को भी अच्छा नहीं गिना जाता, समझा जाता है कि भैया 2-3 बच्चे हों, फिर तो कहते हैं कि भैया तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे खवातीन के हवाले से, मर्द तो वैसे बेचारे को ताने मिलते हैं कि भैया डजन तो आप ले आने, आपने पूरी, अभी जान मोहम्मद सेंचुरी लेके पूरी कर रहा है। जान मोहम्मद साहब की शादी हुई थी 1999 में, को टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ सर, मेरी पैदाइश के भी कितने साल बाद। हाँ सर वैसे मानना पड़ेगा जान मोहम्मद में जान है वैसे। अच्छा, इससे पहले कि हम ज्यादा एक्स्ट्रा करें, अगली खबर पे चलते हैं सर, अगली खबर पे फौरन स्विच करते हैं। 1999 में इनकी शादी हुई, थोड़ा सा बात कर लें तो 2000 में इनका पहली बेटी पैदा हुई जो 22 बरस की है, और उसके बाद इनकी कतारें लगी हुई हैं, एक साल में 2-3 बच्चे तो देखिए सर जो पैदा किए होंगे। हाँ, बड़ा घर है, पेशे के लिहाज से ये टेक्निकल मेडिकल टेक्नीशियन है, और पता नहीं क्या करते हैं, बहुत पैसे कमाए होंगे। मैंने आपसे कहा था सर कंटिन्यू ना करें, मैंने आपसे कहा था, लेकिन चले ये खबर और डिटेल में इन दोनों ने आपको देनी थी, खबर तो आपने ले ली। अगली खबर पे चलते हैं। मोहब्बत की मिसाल, एक मोहम्मद जान, दूसरा ये जोड़ा जिसने जिंदगी की 1 सेंचुरी एक साथ मुकम्मल की। क्या बात है सर, 102 साल ये जोड़ा है, शादी की 80वीं सालगिरह साथ मना रहे हैं। देखिए ना, ये भी तो है ना सर मोहब्बत के सच्ची मोहब्बत मिलती नहीं है, उसको मिली है तो भाई गुजार दी है सर। अच्छा, जिंदगी में जब मोहब्बत की शादी आप करते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपकी लंबी जिंदगी हो, एक साथ रहे, खुश रहे। ये उसकी लाइव एग्जांपल है हमारे पास सर। 102 साल जो ना उम्र है सर इनकी, और 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। अब ये देखो ना, एक तरफ इस तरह की खबरें आती हैं और एक तरफ ये खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में खुला लेने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है, खवातीन की। और एक साल में, जैसे अभी सुबह थोड़ी देर पहले बता रही थी कि तकरीबन 17,000 खवातीन ने खुला के लिए दरखास्तें दी। और सर उनमें 90% जो है ना वो लव मैरिज है। हाँ, लव मैरिजेस होती हैं, ये भी देख लें। तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरते एक दूसरे के। मसाइल वही से भी जन्म ले लेते हैं कि रऊसफ और सुहा, अगर हम देखें जो ख्वाब दिखाए जाते हैं आसमान से तारे तोड़ने के, उसके बाद जब रियलिटी सामने आती है तो भैया कुछ नहीं होता, लग पते जाते हैं। लेकिन उसके बाद सर मैं समझती हूँ ये खुला की, चलिए हम बात करें, पहले इस जोड़े की बात कर लेते हैं। खुला का हक एक औरत को दिया गया है, लेकिन आपको छोटी छोटी बात पे उसको इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिसको आपको खवातीन को समझने की जरूरत है। खैर, ये जोड़ा, इसकी पिक्चर्स अभी हम दिखा रहे थे, फौरी तौर पर दिखाएं। इस जोड़े की जो यादें हैं सर, उन्होंने एक एक मेमोरी को अपनी बुक में सेव किया हुआ है कि वो इतनी मोहब्बत को लेके कहाँ गए, शुरू कैसे की जिंदगी। और सर एज तो देखिए प्यारे कितने लग रहे हैं अभी एक दूसरे के साथ ना, खूबसूरती, ग्रेसफुल लग रहे हैं। इनका कमाल ये है कि ये कहते हैं कि शादी के बाद 80 बरस तक इकट्ठे रहने की जो हमारी सबसे बड़ी बुनियादी वजह है वो ये है कि हमने कभी अपनी लड़ाई को लंबा नहीं होने दिया, और हम रात होने से पहले, सोने से पहले
कितनी भी हमारी लड़ाई हो हम सुलह करके सोते हैं। इसके बारे में बड़ी अच्छी बात यह है कि वो लोग जो तमाम अपने दिल में दिल की बातें रख के सो जाते हैं या दिल की बातें दिल में ही रख लेते हैं, वो नाकामयाब रहते हैं, उनकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। आपके दिल में अगर रंज है कोई हमारे यहाँ तो रऊफ साहब यही होता है कि जो खातून होती है बेचारी, जो घर में बैठी होती है, सास बहू नंद की जो सारे किस्से कहानी है, उसने बिल्कुल पंप बैठी होती है। जिस टाइम हस्बैंड घर पहुंचता है, रूम में पहुंचता है, तो सब वो भड़ास जो है बेचारे उस पर निकाल लेती है। तो ये सिचुएशन होती है। बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ों को दिल से दिमाग से निकाल के फेंक देना चाहिए और ज़िंदगी के हर दिन को खूबसूरत बनाने के लिए पाजी बुला देना चाहिए। लेकिन हरमीत, आपको पता है सर, आपने जो टिप दी है ना, वो टिप मैंने बहुत सारी जगहों पे सुनी भी है कि आपका जो भी मसला है, वो छोटी लड़ाई है बड़ी लड़ाई है, आप उसको सोने से पहले सॉर्ट आउट करके सोए, उसको अगले दिन तक ना लेके जाएं। बेस्ट जिंदगी गुजारने का और मैरिड लाइफ बेस्ट गुजारने का ये जो टिप सर बता रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है कि आपकी जो भी लड़ाई है उसको सॉर्ट आउट करके ही आपको सोना चाहिए और अगले दिन का आगाज़ एक नई सोच और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मुझे लोग बहुत से पूछते थे जब मैं बाहर पढ़ के आया था कि तुमने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सीखी, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने ये सीखी कि कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी रंज हो, वो लोग सामने बैठ के मुंह के ऊपर आपके बात करते हैं और कहते हैं मुझे ये तकलीफ है और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है दिलों में रहती हैं बातें, ख़वातीन की ख़ास तौर पे आस पास मोहल्ले में दूसरे लोगों को कहती फिरेंगी, गीबत होगी, चुगली होगी, लेकिन जिससे गिला शिकवा होता है उसको कुछ नहीं कहा जाता, उससे नाराजगी का इजहार करेंगे सर। मोहल्ले में एक माशी होती है सर इसके लिए। अच्छा, हम बात ये कि आप जिस शख्स से नाराज है उससे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और उसकी नाराजगी को हर किसी से शेयर कर रहे हैं। भाई जिससे आप नाराज हैं, गुस्सा है, आप उसे बताएं, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार उसी इंसान पे कर दें, लेकिन करके खत्म करें। गुस्सा जो है ना सर, वो ऐसी चीज है वैसे भी ये बेहतरीन तरीका है जो रऊफ साहब ने बताया कि खुल के बैठ के सामने बात करने से जो आसपास की बातें पहुंचती है ना, तो उसमें मसाला तड़का लगा के बातें पहुंच जाती है और बात को बिगाड़ लेती हैं। तो मेरे ख्याल में आमने सामने बात करने से कुछ भी नहीं होता भैया, कुछ भी नहीं होता। वैसे दिल में खलच गैप जो है ना, मुझे लगता है सर ये नफरत अपने पाली होती है। हरमीत, मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप जो है ना सर, ये बहुत एक छोटी उम्र से हमारे बीच आ जाता है खवातीन के बीच में। एक कम्युनिकेशन गैप शर्म या आर आप उसे के वालिदैन से होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप शौहर या ससुराल में जाते हैं तो ये चीज़ खवातीन वहाँ पे भी उसको कंटिन्यू या परसू करती हैं। ये कम्युनिकेशन गैप जो है सर, ये ख़त्म होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ हो या माँ बाप। और दूसरी बात ये कि इस तहम्मुल के साथ बात सुनने वाले पे भी डिपेंड करता है कि हमने इस मसले का हल करना, हमने इस मसले को कोई ना कोई तरीके पे सॉर्ट आउट करना, तब आपके मसाइल हल होंगे। अगर आप दिलों में बैठे रहेंगे या जिस वक्त इजहार करेंगे तो फट पड़ेंगे और दूसरा सुनने वाला भी जो है वो मुकाबले के ऊपर यही कहेगा कि मैंने भी अगर इसने ये बात की है तो मैंने फिर ठा ताना मारना। इस तरीके से मतलब मसाइल बहस के मकसद से आप कॉन्वर्सेशन का आगाज ना करें, इस मकसद के तहत करें कि आपने इस बात को सॉर्ट आउट करना है और इस मसले को आज ख़त्म करना है। एक दूसरे को सुनाने या ताने देने के गर्ज से कम्युनिकेशन ना करें, बात इससे मजीद ख़राब होती है, अच्छी नहीं होती। खैर, वी आर डन। मैंने आपसे कहा था लीडोस फुल ऑफ टिप्स, फुल ऑफ शादी और फुल ऑफ अज़दवाजी ज़िंदगी है। खैर, हमारी अगर टिप्स कोई काम आई हो आपके तो हम इसे कंटिन्यू दोबारा भी करेंगे। अभी हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद जैगम खान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जैगम। जी वालेकुम अस्सलाम। रऊफ कैसे हैं? बस ठीक ठाक। हमारी जो सूरत हाल है उस हवाले से ही बात करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। इस इजलास की अहमियत आप क्या समझते हैं, क्यों इतने ज़्यादा हो रहे हैं? ये तो हमें पता है कि मुआशी एक बहुत बदहाली है हमारे यहाँ और उसके तदारुक के लिए कोई ना कोई ये कमेटी फ़ैसले कर रही है, और इस हवाले से भी कि जो मुतशद्दद कार्रवाइयाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं उस हवाले से भी मामलात के ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन एक हफ्ते में दो इस तरह की मीटिंग्स होना क्या हालात की संगीनी की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल जी। अगर इस वक्त देखें आप चैलेंजेस और जिन मौज़ूआत पे बात हुई है तो उससे आपको इंडिया मिलता है कि क्या हालात हैं और क्यों सिक्योरिटी काउंसिल मिली है और उन्होंने जो बातें की हैं उनका क्या मफहूम है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त 3 मुख्तलिफ चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है। पहले 2 थे, उसमें तीसरा चैलेंज ऐड हो गया है। एक चैलेंज है पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है, दूसरा माशी बहरान है, और तीसरा जो अभी ऐड हो गया है वो पाकिस्तान का एक दहशतगर्दी का, एक डायरेक्ट सिक्योरिटी का वो बहरान है। और सिक्योरिटी काउंसिल ये समझती है
और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये तीनों किसी ना किसी तरह से सिक्योरिटी के भी बहरान है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। जो पाकिस्तान का सियासी बहरान है वो पाकिस्तान के माशी बहरान को बढ़ा रहा है, और सियासी और माशी बहरान वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है सिक्योरिटी मामलात से निबरदाज़मा होने में, सिक्योरिटी के मामलात से डील करने में। तो इसलिए ये सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बहुत अहम था। एक दिन में तमाम बात नहीं हो पाई, दूसरे दिन में जाके फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना एलामिया जारी किया, और जिसमें यह भी कहा गया कि माशी बहरान जो है वो सिक्योरिटी बहरान है। पाकिस्तान का माशी तौर पर बेहतर होना सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। फिर आपको मालूम है जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ हैं उस पर एक बहुत वाज़े पैगाम दिया गया कि अगर कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान के दहशतगर्दों को पनाह देगा, उसकी पनाहगाहें बनाएगा, तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसको भी फुल फोर्स के साथ एलिमिनेट किया जाएगा। ज़ैगम, इस हवाले से देखा ज़ैगम साहब, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह आपने फरमाया कि और हम भी देख रहे हैं कि इतना कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल में या 5 दिनों में मुसलसल दूसरी दफ़ा ये हो रहा है। अब अगर हम देखें, जाहिर बात है कि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा 300 से ज़्यादा जो है वहाँ पे ऐसे मामलात हुए, खुदकुशी या वैसे उसको आप दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ वो हुई। लेकिन हमने ये देखा है कि ये खबरें भी आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है उसको इन्विटेशन तक नहीं दी गई। इसको आप कैसे देखते हैं कि इन मामलात में इस सारी चीज़ों को भुलाना नहीं चाहिए कि जो सियासी मामलात हैं उसको हट कर पहले तो एक तो दहशतगर्दी की लहर चल पड़ी है, दूसरी माशी मामलात जो हैं वो भी उसमें मुल्क घिरा हुआ है। देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है इसमें वज़ीर आला मेंबर नहीं होते, तो आमतौर पर वज़ीर आला उसको ज्वाइन नहीं करते, इसलिए वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया। लेकिन इसमें जो एक फैसला किया गया कि एपेक्स कमेटीज को बहाल किया जाएगा, तो एपेक्स कमेटी जैसे पहले होती थी कि सूबे की सतह पर सियासी क़यादत और सिक्योरिटी की क़यादत एक कमेटी में इकट्ठे होकर सिक्योरिटी के मामलात के बारे में अहम तरीन फैसले करती थी। तो एक तो वो फोरम हो जाएगा जिसमें एपेक्स कमेटियों में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आपके सवाल की जो एक बुनियादी बात है, स्पिरिट है, वो बहुत अहम है। अगर हमने सिक्योरिटी के मामलात से निपटना है, दहशतगर्दी से निपटना है, तो फिर पूरी पाकिस्तान की पूरी फेडरेशन को इकट्ठे होके और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होके इसका मुकाबला करना होगा। इस वक्त जो दो अलग आरा आ रही हैं, जिस तरीके की आवाज़ें आपको पीटीआई से आ रही हैं और केपी की हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, वो मुझे बहुत वरीइंग लग रही हैं। उन पर बात होनी चाहिए। केपी के लीडर ये कह रहे हैं, मसलन चौधरी फवाद ने कहा कि जी जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं वो इमरान खान को बहुत एडमायर करते हैं, वो सिर्फ इमरान खान का एहतराम करते हैं, और ऐसी बातें कही जो मेरे ख्याल में इस वक्त के लिए मौजू नहीं है। तो केपी की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर फेडरेशन के साथ होना होगा। ये सियासी मामला नहीं है, यह हुकूमती मामला नहीं है, ये रियासती मामला है, और जब रियासत पाकिस्तान का मामला हो तो फिर दो आवाज़ों की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा ज़ैगम, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। यानी आपने 3 चैलेंजेस का जिक्र किया जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में या कमेटी में पेश हुए हैं। मेरे ख्याल में चौथा भी चैलेंज है, और वो चैलेंज इमरान खान का है कि जिस तरीके से वो पूरे सिस्टम को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं या डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं इन तीनों मामलात के साथ। इस बारे में क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ जो इनका सियासी पहलू है उस पर तो हम बात करते रहे हैं और बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो इसका सिक्योरिटी पहलू है वो मुझे सबसे ज़्यादा वरीइंग लग रहा है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई और पीटीआई के लीडर और इमरान खान मुसलसल तालिबान के अपोलोजिस्ट रहे हैं, और तालिबान के अपोलोजिस्ट होने का पीटीआई ने बहुत फ़ायदा उठाया। आप 2013 के इलेक्शन पर चले जाइए, उससे पहले तालिबान ने एएनपी को तकरीबन एलिमिनेट करके रख दिया। उनकी सेकंड लीडरशिप के सैकड़ों लोग मार दिए गए, और उनको इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। वो झंडा नहीं उठा सकते थे, वो पोस्टर नहीं उठा सकते थे, वो बैज नहीं लगा सकते थे 2013 के इलेक्शन में। एक ऐसी पार्टी जो 5 साल जिसने हुकूमत की थी, पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने नामुमकिन बना दिया कि वो केपी में इलेक्शन लड़े। लेकिन इमरान खान साहब को खुली छूट तालिबान की तरफ से मिली। बन्नू जैसी जगह पे भी उन्होंने जाके जलसा किया। आपको पता है सबसे पहले दहशतगर्दी वहां शुरू होती है, सबसे पहले वहां खत्म होती है।
बन्नों का जो लार्जर रीजन है वहां पर भी वो जाके जलसे करते रहे, तो उन्हें एक एडवांटेज मिला। और वो कभी भी तालिबान का नाम लेकर तालिबान की तनकीद नहीं करते। वो पहले भी कहते थे कि उनको ऑफिस बनाने दिया जाए। अब भी जो मैंने चौधरी फवाद साहब की बात की तरफ इशारा किया, तो वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जो दैट अमाउंट टू अपीजमेंट। और ये खबरें आ रही हैं कि उनको वज़रा जो हैं वो तालिबान को भत्ते भी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो तालिबान के साथ है या तालिबान के साथी, हरगिज नहीं। पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी दहशतगर्द नहीं है, लेकिन तालिबान के बारे में जो उनका रवैया है वो उस तरह का है जो एक वक्त में MMA का होता था, मजहबी जमातों का होता था कि अपनी जान बचाओ और इनको खामखा इनको छेड़ो ना, इनके साथ झगड़ा ना करो, कोशिश करो कि बस जरा नीमे नीमे होके वक्त गुजारो। लेकिन अगर आपके पास सूबाई हुकूमत है और आपके पास जिम्मेदारी है, आप पाकिस्तान की बड़ी पार्टी हैं, तो फिर आप ये पोजीशन नहीं ले सकते। आपने पूरी कौम के साथ खड़ा होके दहशतगर्दों को ललकारना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी हरमीत। अच्छा ज़ेकम साहब, अब हम कराची की तरफ अगर जाएं, अगर हम देखते हैं, अमूमन हमने देखा है कि तकरीबन 3 दफ़ा जो बल्दियाती इलेक्शन होने थे, पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं उस पर उनका अलग जो है मामला ये होता था कि उसको रोकने की कोशिश की जाती थी। MQM भी कोशिश किया करती थी 3 दफ़ा, जुलाई से लेके अगस्त से लेके अक्टूबर का। अब मामला जो है अभी जो है करीब हो गए हैं। ऐसे में दोबारा जो है MQM चाह रही है कि हल्का बंदियों का मामला उन्होंने उठाया हुआ है। क्या कौन सा खौफ है? क्या जमात इस्लामी की मकबूलियत का खौफ है, या इमरान खान की जो वहां पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ मेंबरशिप बांटने की कल कुछ वीडियो वायरल हुई है जिसमें बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो ऐसे जैसे राशन फ्री में बंट रहा हो तो वो मेंबरशिप ऐसे ले रहे थे। क्या ये वजूहात है कि क्या बल्दियाती इलेक्शन में शायद ये 2 पार्टियां उनसे आगे निकल सकती हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई हिले बहाने बनाए जा रहे हैं? सर देखिए हरमीत, जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को है, पाकिस्तान की तमाम सियासी अशराफिया को है। क्योंकि जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे और मजबूत बल्दियाती इदारे होंगे तो सूबों से निकलकर ताकत और सूबों से निकलकर पैसा जिलों और तहसीलों की सतह पे चला जाएगा। ये कोई पार्टी नहीं चाहती, एक भी बड़ी पार्टी नहीं चाहती। दूसरी बात यह है कि वहां से एक नई लीडरशिप बनकर उभरती है। जो खानदान इंट्रेंच्ड हो चुके हैं सियासत में, उनके लिए वो चैलेंजिंग होता है, वो भी नहीं चाहते। तो किसी तरह की ताकत की तकसीम कोई सियासी जमात नहीं चाहती। पहले आप पंजाब को देख लीजिए कि 3 दफा पंजाब ने कानून बदल दिया, इलेक्शन नहीं कराए। आपने उसके बाद देखा यहां पर इस्लामाबाद में फिर इन्होंने कानून बदल दिया कि इलेक्शन नहीं कराए। यही कुछ कराची में हो रहा है। जो जहां पे बैठा हुकूमत कर रहा है वो बल्दियाती इंतखाब के जरिए अपोजिशन को इक़्तिदार में हिस्सा देने को तैयार नहीं है, कराची देने को तैयार नहीं है। कराची का बिल्कुल यही मसला है कि कराची में जो पार्टी हुकूमती इत्तेहादी है यानी MQM है, उसके लिए इस वक्त मुमकिन ही नहीं लगता कि वो कराची को जीत सके। ज्यादा इम्कान ये लगता है कि वहां पे जमात इस्लामी और PTI बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। यही वो खौफ है जिसकी वजह से MQM के दबाव में आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM कराची के इलेक्शन से इज्तनाब कर रही है। ये एक इंतहाई गैर जमहूरी रवैया है। ज़ेकम साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह अब MQM को हम देख रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक पेज पर वो आने लगे हैं, और इससे पहले भी आपको याद है कि एक होटल में मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता साल, और वो मामला जो है फिर ग्रुप्स दोबारा जो है इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन अब आपके सामने चीज़ें, तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो ये खबरें कि PTI को तोड़ने के लिए मामलात किए जा रहे हैं कि वहां जिस तरह उसकी मकबूलियत है उसको किस न किस तरीके से तोड़ा जाए, खत्म किया जाए, क्या आपको लगता है कि MQM पुरानी MQM की तरह मकबूलियत पाएगी या उसी तरह मामलात नहीं होंगे? क्योंकि हम तो पहले से देखिए, जो रिजल्ट इससे पहले आए थे 2018 में, तो बड़े मुश्किलात का वैसे सामना तो था MQM को। अब आपको क्या लगता है इस इकट्ठ से क्या बनेगा? देखिए, 2 वजूहात हैं। एक तो वो है जो आप कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि तस्दीक कर सके कि MQM को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो लोग इकट्ठे हों ताकि PTI को बाहर रखा जा सके। ये तो एक थ्योरी है, लेकिन जो हकीकत हमें मालूम है वो ये है कि जो पोल्स जाहिर कर रहे हैं, यानी जो सर्वे, साइंटिफिक सर्वेज आ रहे हैं, वो जो जाहिर कर रहे हैं, और जो बाई इलेक्शन जाहिर कर रहे हैं, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि MQM के हालिया हालात 2018 की निस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं।
MQM के राउट का इम्कान है, यानी कोई 1-2 सीटें भी शायद निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाए। इस सूरत में, ये सूरत आपको मुझे नजर आ रही है तो MQM को भी तो नजर आ रही है ना। तो MQM भी बड़ी एक डेस्परेशन फील कर रही है कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो हम में से फिर कोई भी नहीं बचेगा। तो वो भी एक पुश फैक्टर भी है कि जिसकी वजह से MQM इस वक्त हाथ पांव मार रही है कि फौरी तौर पर कुछ किया जाए। बल्दियाती इलेक्शन के लिए जो टाइम निकला है, अगर हो सकता है कल को अदालत मजबूर कर दे और इलेक्शन की तरफ जाना पड़े तो उससे पहले पहले कोई रास्ता निकाला जाए, इकट्ठे हों, क्योंकि उनकी सियासत तो कराची तक महदूद है। तो अगर कराची और 1-2 जो बड़े शहर हैं सिंध के, अगर बल्दियाती इलेक्शन में उनका सफाया हो जाता है तो फिर उसके बाद कौमी और सूबाई इलेक्शन में भी उनका ठहरना मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में जो फैक्टर जो हम एनालाइज कर सकते हैं, जो हमारे सामने है, वो ये मजबूरी है और ये बात है कि उनके हालात बहुत ख़राब हैं और इकट्ठे होना उनके लिए इस वक्त ज़रूरी है। लेकिन दूसरा फैक्टर पाकिस्तान में वो भी चलता रहता है, हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। अच्छा जी मेरे ख्याल से अब शुक्रिया अदा कर देते हैं, हम अगली चीज़ पे चलते हैं। ज़ैम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपकी सारी हमने सुनी, उस पर हम कंक्लूड सिर्फ इसी बात पे कर सकते हैं कि सर जो भी हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो या सूरत हाल हो तरीके अदम एतमाद की या एतमाद के वोट की, ये सारी सूरत हाल अभी भी सर अनस्टेबल ही हैं। हमें अभी भी कुछ फाइनल चीज़ नहीं पता जिसके बाद हम ये कह सकें कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। हाल बता 11 जनवरी से पहले जो कहा जा रहा है कि इजलास बुलाया जाएगा, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और सर आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोग्राम के शुरू में आपसे जिक्र किया था सवात के स्कूल के बच्चों का, उन पर एक ज़बरदस्त रिपोर्ट हमने बनाई है, हैव अ लुक, उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सवात में सरकारी स्कूल के बच्चों ने इलाके के फलाही इदारे के ताउन से अपने स्कूल में दीवार मेहरबानी का आगाज कर दिया है। दर्जनों तालिब इल्मों और असातिज़ा किराम ने अपने घरों से गर्म कपड़े, जैकेट, जर्सियाँ और दीगर सामान जमा करके दीवार मेहरबान पर आवेजा कर दिए हैं। दीवारी मेहरबानी का फायदा ये है कि जो ज़रूरतमंद तलबा है उनको ये पता नहीं होता कि किसने डोनेट किया और मुखिर हजरत को ये पता नहीं चलता कि किसने लिया। आज स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने इस कारी खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये अहद कर लिया कि ये कारी खैर जारी रहेगा और ये पैगाम पूरी दुनिया में आम हो जाए कि एक दूसरे की मदद करो। सवात की तारीख में दीवारी मेहरबानी 2014 में पहली बार यहाँ के कुकारी बाजार में लगाया था, जिसके बाद यह सिलसिला रफ्ता रफ्ता दीगर इलाकों तक फैल गया। आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने भी जरूरतमंद क्लास फेलों की मदद के लिए दीवारी मेहरबानी में अपना हिस्सा डाला है। दीवारी मेहरबानी एक बहुत अच्छा इक़दाम है, इससे हमें दूसरों के बारे में एहसास होता है। जो चीज़ हमारे घरों में एक्स्ट्रा पड़ी रहती है या हमारे दोस्त को उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम उसे इस दीवारी मेहरबानी में पेश करते हैं ताकि हमारी दोस्त इससे फ़ायदा ले सके। इस कार्यक्रम में तुलबा के साथ साथ असातिज़ा किराम ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने भी अपने घरों से सामान लाकर दीवारी मेहरबानी पर सजा दिए हैं। सवात के कई सरकारी तालीमी इदारे अगर एक तरफ बच्चों को किताबें और नोटबुक्स वगैरह के साथ मुफ्त तालीम फराहम करते हैं तो दूसरी तरफ गरीब बच्चों के दीगर ज़रूरियात पूरा करने का ख्याल रखने की भी भरपूर कोशिश की जाती है। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। ये सबद की हमेशा रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी होती इंटरेस्टिंग होती है। सवात के स्कूल जो है ना, कभी हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर रहे होते हैं, कहीं वहाँ पे प्रोड्यूस से होती है उसका कर रहे होते हैं। और अब दीवार मेहरबानी इस हवाले से इन्होंने पैकेज बनाया। सवात से ही हैं। सवात में मुखैर हजरात ज़ाहिर है पहले एक दफ़ा इज्तिमाई शादियों का भी इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी समद अंजुम ने, तो वो भी बड़ा शानदार था। ये तो बहरहाल कमाल का काम है। हरमीत अगर देखा जाए तो कि घरों से आप फालतू कपड़े, आप अगर अपने अलमारी में भी देखो, मैं भी अपने घर में देखता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो बड़ा शानदार इनिशिएटिव बनता है कि आप वो चीज़ें ला के दीवार मेहरबानी पे सजा दें और लोग वो फ़ायदा उठा लें जिनको वैसे आम जिंदगी में उस तरह से सहूलियात बिल्कुल ज़रूर साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो सालों साल ऐसी, चाहे हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ख़वातीन के जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा डिमांड आजकल ज़्यादा हो गई है ब्रांड्स की या दीगर जिन लोगों के पास बड़े ज़्यादा पड़े होते हैं। मेरे पास हमारे इधर एक खातून है तो पता नहीं उसके दिन के 3-4 पार्सल आते रहते हैं, तो उनको भी मैं यही कहता रहता हूँ कि इसको जमा करके आप क्या करेंगे, इसी दीवार मेहरबान पे लटका दें तो किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो बात ये है रऊज़ साहब कि हमारे पास भी अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो हमारी ये
सबका फर्ज है कि किसी का भला हो जाता है, किसी को जरूरत है। ये कल भी मैं ये बात किसी को कर रहा था कि किसी को 10 रुपए देने से या 100 रुपए देने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको हम दे रहे हैं उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो ये बात है, आपकी बात दुरुस्त है। और सोहा तो माशाल्लाह वैसे भी इसके पास पार्सल बड़े ज्यादा आ जाते हैं। तो इनसे भी इस्लामाबाद में जो आपके पास खातून मौजूद है या मैं, सर हमारे कपड़ों पर या ऑनलाइन शॉपिंग पे कितना सवाल उठा रहे हैं आप, ये देखें। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी मर्द हजरात या खवातीन, आप जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी करें। आपने डोनेशन तो मंथली करना होता है। ये दीवारे मेहरबानी इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि आपके पास जो भी है, आप पूरे महीने में एक दफा जब आपकी सैलरी आ रही है या आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप एक ना एक चीज डोनेट जरूर करें, आपको उसका सवाब भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी का भला होगा और आपका भला नहीं होगा, आपका भी भला होगा। तो घर में सर बहुत सारी ऐसी चीजें निकल आती हैं। अब सर्दी है ना, बहुत सारे ब्लैंकेट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें निकल आती हैं, बहुत सारे शूज, बहुत सारी जैकेट्स, बहुत सारे स्वेटर्स जो कि आप नहीं पहनते, जो कि आपने पहले लिए होते हैं ब्रांडेड ऑब्वियसली, फिर आपने नई चीज़ों पे, नए फैशन पे स्विच करना होता है, तो आप उनको भी डोनेट कर सकते हैं। और सर लाहौर में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत देखे हैं। मैंने भी देखे हैं, खासतौर पे फिरदौस मार्केट के करीब एक जो है वहाँ पे तो मैंने देखा है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी दीवार है जिसके ऊपर लोग करते हैं। तो ये काम आपको करने चाहिए और अच्छे काम आपको वैसे भी करने चाहिए, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। हमने क्विक ब्रेक लिया और ब्रेक जो है हमारी वो है अब इस वक्त खबरों की। आप खबरें सुन के वापस आए, प्रोग्राम को अगले घंटे में शुरू करते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी बेसिकली वी आर सेकंड आवर ऑफ द शो। हमने ब्रेक में डिसाइड किया था कौन वेलकम बैक से आएगा, लेकिन सर और इट्स योर कॉल, आप क्या कहनी मैंने बोलना। बस हमारे साथ फरदीन है, अब स्टार्ट करने की क्या जरूरत है। माशाल्लाह डैशिंग फरदीन हमेशा की तरह, फरदीन मलिक। और आज बात करने जा रही हैं ये अल्टरनेट मेडिसिन जिसको कहा जाता है, बल्कि देसी टोटके कहना चाहिए जिनको कहा जाता है, उस हवाले से भी हम ये जो लोग खास तौर पे होता है ना कि फक्के मार रहे हैं अपनी मर्जी से दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर खुद बने हुए हैं, हम डॉक्टर खुद बने हुए हैं, और हमें ये नहीं मालूम होता कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देसी टोटकों में हम इस्तेमाल कर लें तो उससे इलाज हमारा हो सकता है। तो वो उसके बारे में बात करते हैं। फरदीन वेलकम। बहुत शुक्रिया बुलाने का। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम, क्योंकि आपका एक तो माशाल्लाह नाम इतना और इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी जब मुझे इनवाइट किया जाता है कि आपने अब्दुल रऊफ साहब के प्रोग्राम में आना है, एंड एवरीवन हु इज हेल्पिंग यू आउट आर सुपर ग्रेट टू। गुड टू सी यू हियर, गुड टू सी यू। जरा यहीं से शुरू करें, मौसम सर्दियों का, और सर्दियों में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, वायरस भी कई तरह के हैं, लेकिन साथ में इंसान की और कई नज़ला, जुकाम, सोहा को भी हुआ हुआ है काफ़ी दिनों से। अच्छा, आजकल का जो वायरल है वो तो मुझे लगता है कि आता है, लेकिन जाते जाते उसको पूरी सर्दियां भी लग सकती हैं। अब तो देसी टोटकों की अगर हम बात करें, हम जुबैदा आपा को बहुत याद करते हैं, आपको पता है बहुत सारी मीम्स बनी है, आपको हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उनको फॉलो भी करते हैं और अब तक करते हैं। घर में नानियाँ दादियाँ आज तक बालों से लेके हेड टू टो उनको हर देसी टोटका पता होता है। कितना रिलाय करना चाहिए पहले तो हमें देसी टोटकों पे, और कितने प्रोडक्टिव ये हो सकते हैं या होते हैं? अच्छा, फॉर पीपल हु डोंट नो, आई शुड बी टेलिंग देम कि आई एम बेसिकली अ डॉक्टर, ठीक है जी बिल्कुल। चूँकि मेरी एक MBBS की बैकग्राउंड है और किंग एडवर्ड से मैंने किया हुआ है, सो पीपल शुड नो दैट, क्योंकि जब मैं बात करूँगी तो उनको ये एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्योंकि अक्सर डॉक्टर हजरात जो हैं वो नहीं बिलीव करते और अक्सर कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या जो दूसरी होलिस्टिक मेडिसिन है वो आप रहने दें और दवाइयों के ऊपर ज़्यादा इक्तफ़ा करें। जबकि मेरी राय में जहाँ कहीं भी इंसान की हेल्थ आए, उसका माइंड, स्पिरिट और बॉडी कंप्लीट पैकेज हो, वहाँ पे आप ज़रूर उस चीज़ को ट्राई करें। और उसमें जब हम आते हैं अपने देसी टोटकों के ऊपर, तो अपने देसी टोटके और वर्ल्ड ओवर के इवन चाइनीज़ मेडिसिन का भी आपको पता है कि कितनी मशहूर है, जो पुरानी चाइनीज़ मेडिसिन है, और उसके ऊपर कितने लोगों का इक्तफा था, तो कितने लोगों का उसके ऊपर मुत्तफिक थे कि कितना उसमें जो है एक हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आई बिलीव कि अगर आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन से फ़ायदा होए, जिसमें इलाज बिल ग़िज़ा भी शामिल है, यानी फूड इज़ योर डॉक्टर, तो वो आपको ज़रूर उसमें इंडल्ज करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि हम सिर्फ टोटके की बात करें। हम चाइनीज़ मेडिसिन की, हम एक्यूप्रेशर की, हम एक्यूपंक्चर की, हम रेकी की, हम योगा की, हम मेडिटेशन की, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं।
क्योंकि फूड का मतलब सिर्फ वो ग़िज़ा नहीं जो आप मुंह के थ्रू लेके जाते हैं, फूड इज़ ऑल्सो फॉर माइंड हेल्थ। बिल्कुल, कि आप ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं किसी ट्री से सुबह उठ के, आप अपनी पॉजिटिविटी कितनी क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर जो आपकी पूरी बॉडी पे इंडल्ज करे। ठीक है। सो पुराने ज़माने से लेके अब तक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शुड बी प्रिवेंटिव एंड दैट शुड बी इलाज बिल ग़िज़ा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें में हम आगे चले। हरमीत बड़े गौर से मैं सुन रहा, जरा हरमीत को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। बिल्कुल, इस्लामाबाद से बिल्कुल। रुख करते हैं। हरमीत भी आपका बहुत बड़ा फैन है हमारी तरह। अच्छा। जी हरमीत जी जी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, मुझे याद है क्योंकि देसी टोटकों की बात आती है तो फिर हमने तो वैसे ही हमारे घरों में हमारी वालदा जो थी, जब भी गर्मियाँ आती थी तो कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती थी कि पीने का दिल नहीं करता था भैया, नाक पकड़ के ना पी लेते थे, फिर भी पी लेते थे क्योंकि ना पीते तो फिर वाट लगनी थी। इस तरह सर्दियों में भी होता था। अब अगर हम देखें जिस तरह फ्लू वगैरह जो है दीगर चीज़ें, जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया कि कोशिश हमारी होती कि हर बात के बाद चाहे हल्का फुल्का गला ख़राब हो गया तो हम सीधा एंटीबायोटिक की तरफ चले जाते हैं। तो ये कितना नुकसान है कि अगर देसी टोटकों से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो सीधा एंटीबायोटिक की तरफ जाना वो कितना नुकसानदेह है? बहुत बहुत वैलिड और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो हमारे इस तरह मिलती हैं जैसे कि वो मिठाई की बंटियां मिलती हैं, है ना? और खाते भी इसी तरह से, लड्डू खा रहे हैं। यू आर सो राइट। देयर इज अ मेडिसिन जिसको लोग सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नेम्स नॉट टेकन, कि जाते हैं और फार्मासिस्ट को कहते हैं कि वो वाली देना, एक ऐसे नाम शुरू होता है देना, हम जरा से हमारे सर में दर्द हो रही है। तो मैं हैरान होती हूँ। तो एंटीबायोटिक का जनाब अब वेस्ट में आपको पता है कि पहले तो वो लोग कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं वेस्ट वाले, उसके बाद अचानक वो कह देते हैं, जब थर्ड वर्ल्ड उसके ऊपर लग जाती है फिर वो कहते हैं ओहो दिस इज रियली रॉन्ग। एंटीबायोटिक से आपके नॉर्मल गट फ्लोरा, जो आपका नॉर्मल गट का बैक्टीरिया है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक को टारगेटेड थेरेपी नहीं करती कि मैंने जाके अब इस वक्त इसको जुकाम हुआ हुआ सुहा को तो उधर ही जाके अटैक करना है। इट विल अटैक ऑल योर सेल्स एंड ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग यू विल ऑल्सो किल समथिंग विच इज गुड फॉर यू। इसीलिए एंटीबायोटिक का बेवजह बिला वजह, प्लीज नोट दिस, इस्तेमाल इज प्रोहिबिटेड, बिग काटा ना होना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं तो आप उसके साथ प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जरूर करें। दही हो गया, बिल्कुल, जिसमें घर में जमा हुआ दही शामिल है, जिसमें हमारी जो पिकल्स वगैरह हैं वो शामिल है, हमारी चटनियाँ शामिल हैं जिसमें धनिया होता है, जिसमें वो हरी मिर्च। आपको पता है कि काइन पेपर से लोग जापान में जुकाम का इलाज करते हैं। अच्छा, हाँ, काइन पेपर लेके तो उसके इनको करवाते हैं अभी इलाज, इसी कावे के अंदर जरा डालते हैं बड़ी मिर्च। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए ना कि एंटीबायोटिक खाने से जो आपकी बीमारी है उसको इंस्टेंट थोड़ा रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन डैमेज जो है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो शायद आप ये रिस्क ना लें। लेकिन बहुत सारे टोटके ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल गला बहुत खराब हो, वजह कफिंग हो तो बाज़ वक़्त घर वाले कहते हैं लौंग खा लो, इस तरह से कुछ चीजें। अच्छा, ऑल दीज स्पाइसेस, अब अल्लाह की जो ग़िज़ाएं हैं जो नेचर में आपको मिलती हैं, दे हैव इमेंस बेनिफिट्स, ठीक है? जिसमें खजूर हो गई, इंजीर हो गई, जिसमें पानी इटसेल्फ हो गया, पानी जिसके कोई पैसे नहीं है और आप पानी जो है उसको पीते रहें, आप अपनी बॉडी को वॉश करते रहें, गिव इट अ बाथ, गिव इट अ शावर। इसके अलावा जो सर्दियों में होता है एक जिंजर हनी का कावा होता है, यानी कि आप लें ये अदरक और उसको तो उबालें और उसके साथ आप बाद में जब वो ठंडा हो रहा हो तो हनी डालें और आप उसकी सिपिंग करें। दिस इज सो गुड फॉर योर हेल्थ। इसके अलावा जो आजकल मौसमी का जूस है, प्लीज उसमें नमक मिर्च शामिल किए बगैर लोग नमक डालते हैं उसके अंदर, हाँ, काला नमक डाल के ब्लड प्रेशर को तबाही फेर देते हैं। सो यू डोंट नीड टू पुट एनीथिंग इन इट। मौसमी का जूस लें, दिन को 11 बजे से पहले पहले मौसमी का जूस खुद भी पिएं, बच्चों को भी दें। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कि आप अपनी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़त को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि बाहर से हमला जो है वो मुश्किल हो जाए। और जब आप अपने अंदर की कुव्वत को स्ट्रॉन्ग करते हैं विटामिन सी के साथ, विटामिन ई के साथ, आपने देखा होगा लॉट्स ऑफ पीपल हैव कॉड लिवर ऑयल की जो हैं टैबलेट्स और कैप्लेट्स, हाँ, सो दैट्स अ गुड सप्लीमेंट टू हैव, बिकॉज इफ यू कांट हैव फिश twice a week or thrice a week, then it's good to give to children.
बच्चों को खास तौर पे, क्योंकि ये जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं आपस में वायरल कांटेक्ट, बैक्टीरियल कांटेक्ट होता है, हवा, फॉग, पोल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर। तो जब आपकी फोर्सेस बाहर की स्ट्रांग हो जाएंगी तो आप अपने फोर्ट को ज्यादा स्ट्रांग करेंगे ना। हम उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। हम तवज्जो दे रहे हैं जंक फूड खाने के लिए, हम तवज्जो दे रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को और वीक हवाले से अगर हम देखें, रऊफ साहब और सोहा को भी पता होगा, बल्कि हमारे घरों में यही होता है, मेरे ख्याल में आप मुझे नहीं सुन पा रहे। नहीं सुन पा रहे हैं, बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। आ रही अच्छा, हमारा रुख हो गया। अच्छा डॉक्टर, अगर ये सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में भी एक तो करी टाइप चीजें ज्यादा बनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तली हुई चीजों की तरफ हम निकल जाते हैं। और अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो मुझे खुद सब्जियों का जो सूप बना होता था कमाल का, और चाइना में ये बड़ा ज्यादा नॉर्मल है, जापान और चाइना में और इन जैसे कंट्रीज में, तो हम जो सब्जियों को इतना तल भुन लेते हैं, ये कितना नुकसान देती हैं, बजाय कि हम हल्के फुल्के आंच पे रखें उसको, थोड़ा सा वो करके उसका इस्तेमाल करें, तो उसका कितना फायदा हो सकता है? जी हरमीत, स्पॉट ऑन यू आर के जो स्टर फ्राइंग वगैरह है और जो सूप्स का कॉन्सेप्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे बोन ब्रॉथ बनती है, यानी कि आप बोन्स जो जैसे मटन की जो बकरे की बोन्स हैं उनको लेके आप ओवरनाइट उसको पकाएं और उसके अंदर से जो ब्रॉथ निकलेगी, दैट इज हाई प्रोटीन एंड वेरी वेरी न्यूट्रिटिव टू योर बॉडी, योर स्किन एंड योर नेल्स एंड होल ऑफ योर बॉडी। एंड सूप्स का कॉन्सेप्ट अभी जो हरमीत ने बात की है, समथिंग जो कि हमको घर में जरूर उसमें इंडल्ज करना चाहिए। हमें चाहिए कोई गरम, हम कहते हैं जाओ जाके कॉफी लेके आओ, जाओ जाके चाय लेके आओ, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस आइदर। हम लोग जो इस बेल्ट के लोग हैं, वी आर नॉट अमेरिकन्स, वी डोंट बिलोंग टू दैट बेल्ट। उनकी बॉडीज प्राइम्ड ऑन टू है कैफीन। हम लोग ऐसे ही चाय पी पी के और कॉफियां पी पी के अपनी मत मार देते हैं, ठीक है, पेट सारा अंदर से तबाह हो जाता है, स्टमक की लाइनिंग। वी नीड टू बी वेरी वेरी नाइस एंड काइंड टू आवर स्टमक। आप रऊफ साहब, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर आप पाकिस्तान में लेके लोगों के अंदर गैस्ट्रोस्कोप डालें ना और उनकी स्टमक्स की हालत देखें ना, तो जिस कलर के मेरे नेल पॉलिश है ना, इस कलर के उनके अंदर से आपको स्टमक्स नजर आएंगे, बिकॉज ऑफ सो मच टी कंजम्पशन, स्मोकिंग, शीशा, सब चीजें मिल मिला के, और फिर स्ट्रेस। तो इसलिए हरमीत हैज गिवन अ वेरी गुड आइडिया दैट सूप्स शुड बी पुट इन, दिस इज द टाइम। बोन ब्रॉथ बनाएं, अपनी सब्जियों का सूप बनाएं, और खुदारा ये बैंगन और ये बेचारी जो इतनी प्यारी सब्जियां हैं कुदरत की, हाँ टिंडे हाँ, मुझे मेरे अब्बा को इतने पसंद है। प्लीज स्टॉप कुकिंग देम लाइक क्रेजी। आप उनको स्टर फ्राइंग करिए, स्टर फ्राइंग जैसे चाइनीज स्टर फ्राइंग। क्या है उसमें, आपने ऑयल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर डाला, थोड़ा सा गार्लिक डाला, ठीक है जी, ठीक है, जरा सी 1 चमची सोया सॉस की डाली, सब्जी डाल दी और स्टर फ्राई कर दी, सब्जी तैयार आपकी। उसकी शक्ल भी इज सो गैस्ट्रोनॉमिकल, आपका दिल चाहता है खाने का। यहाँ पे आप रखते हैं सब्जी तो बच्चे कहते हैं क्या था ये, कल टिंडे थे तो आज उसी तरह की चीज क्या हो, कहते हैं यार ये बैंगन है। अच्छा डॉक्टर फिजी ने, हमने उनको यूज टू भी नहीं किया। अब यखनी को ओवरनाइट बनाए, सोचे वो क्या ही नेचुरल रिसोर्सेज होंगे जो आपकी पूरी बॉडी को मिलेंगे। अ वेरी हाई प्रोटीन ड्रिंक। वी आर गुड विद दो जी, डॉक्टर साहब प्रोटीन पाउडर पी लिए, व्हाट अबाउट दोस नाइस थिंग्स दैट आर राइट देयर। अब आजकल जैसे धनिया, मिंट यानी कि पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन, इसकी अगर आप चटनी बना लें एंड यू हैव इट विद योर फूड, इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। उसके अंदर आप अनार दाना डाल लें, अनार दाना आपको पता है कि पोमेग्रेनेट सीड का कितना आजकल चल रहा है ट्रेंड। फिर ड्राई फ्रूट को भी हम खाते इस तरह से है कि शायद जिंदगी का आखिरी ड्राई फ्रूट हो, अल्लाह माफ करे। तो उसमें ये होता है कि आपने यू जस्ट नीड अ हैंडफुल। वेरी ट्रू, ठीक है। हैंडफुल का मतलब ये नहीं कि आपने ऐसे करके भर लेनी है, ये बहुत डाइटिशियन वैसे खैर हालात इतने महंगे हुए हैं आजकल, कम ही लोग हैं जो अफोर्ड करते हैं ड्राई फ्रूट। उसमें भी खा सकते हैं, वी कैन टेक दोज ऑप्शंस ना, जैसे खजूर है, जैसे चने हैं जो खाने वाले हैं, मेवा जात हैं ये जो मिलते हैं, किशमिश वगैरह, तो आप वो चीजें ले सकते हैं और उनको खा सकते हैं। बहुत अच्छे हैं। आप चनों की अगर बात करिए, खवातीन को स्पेसिफिक अगर हम टारगेट करें इस चीज में, तो वेट लूज के लिए कितना अच्छा है। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें इस्लाम ने भी, हमारी शरीयत ने बहुत कुछ सिखाया है। कलवंजी में कहते हैं कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। आजकल तुक मलंगा जो है वो बहुत इन है मार्केट में, डाइटिशियंस की तरफ से भी। इंटरनेट पे आप खोल ले 1001 आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे।
इन चीज़ों को कितना प्रेफर करती हैं आप? खास तौर पे हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, अगर मुझे दालचीनी सूट करे डजंट मीन कि वो आपको भी करे। ट्रू, वेरी ट्रू। अब यही आपने अपना सवाल भी कर दिया और बीच में जवाब भी दे दिया है कि ऑल दीज थिंग्स आर वैलिड, ठीक है। इसीलिए कोई स्पेशलिस्ट बना होता है जिसके पास जाके आप असेस करवाते हैं, और उससे अंदर बड़ा स्पेशलिस्ट आपके अंदर होता है कि अगर रऊफ साहब को कोई चीज़, कोई टोटका जो है वो सूट कर गया और वो आपको और मुझे बता रहे हैं, और हमारी बॉडी, हमने घर जाके किया, हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, वी नीड टू स्टॉप, वी डोंट नीड टू कैरी इट फर्दर कि रऊफ साहब को सूट कर गया। मसलन फॉर इंस्टेंस एप्पल साइडर विनेगर जो है, जो कि सेब का सिरका, इज वेरी वेल नोन फॉर वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके जाता है, डायबिटिक कंट्रोल में अच्छा है, इन तमाम चीज़ों में एप्पल साइडर विनेगर को बड़े कुछ लोगों को एसिडिटी कॉज करता है, लेकिन नहीं, लोग लिए जाते हैं कि जी हमने तो पतले होना था, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू, जिस तरह आप और चीज़ें देखते हैं अपने आप में कि मैंने इस शादी क्या पहनना है और अभी मैंने सुबह किसी पार्टी में जाना है तो मैं निकाल के कपड़े ज्वेलरी रख लूं, वैसे यू नीड टू मेंटेन अ फूड डायरी। फूड डायरी के अंदर आप ये, इस बेशक आप फोन के अंदर बना लें, और आजकल तो ऐसी एप्स हैं जो कि व्हाटएवर यू ईट इट यू पुट इट इन, और वो काउंट करती है आपके लिए और आपको बताती है, और साथ में आप कमेंट। डॉक्टर, शुरुआत में आपने बड़ी खूबसूरत सी बात की, जो मैंने भी देखी है, बल्कि उससे डॉक्टर, अगर हम पानी की बात करें तो बहुत सारे ममालिक में पानी से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन सर्दियां हैं भैया, और वैसे गर्मियों में तो फिर भी हम पी लेते हैं, लेकिन सर्दी आती हैं तो 2 गिलास आपने पिए नहीं होते हैं और फिर आपको दौड़े लगानी पड़ती हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या तरीकाकार उसका ऐसे मुतबादल क्या होना चाहिए कि वो पी के भी वो कमी जो है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि चाय की तो आपने वाट लगा दी है, ग्रीन टी बचती है, क्या उसको कोई फायदा मिल सकता है? और ग्रीन टी भी आते साथ ही डॉक्टर फरजीन ने, देखिए मैं ग्रीन टी पी रही थी, उन्होंने मुझे कहा ग्रीन टी वो पियो जो पीने वाली है, उन्होंने मुझे ये कहा, और ये ग्रीन टी भी हम कौन सी पीते हैं, जरा इसको भी करेक्ट कीजिए। अच्छा, आई वेंट टू चाइना, रऊफ साहब, तावीज वाली है, और हाँ वो तावीज वाली, और सो राइट, और वो चाइना जाके मैंने पूरा 1 हफ्ता लगाया उनकी हर्बल टी मार्केट जाके। ठीक है। उनके पास इतनी चाह है, इतनी चाह है, अच्छा, और वहाँ ट्रांसलेटर लेके, सो वी मेक आवर ओन हर्बल टीज एट माय कंसर्न, अच्छा, और ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, इन सब चीजों के लिए। तो इसलिए मैं, जैसे अभी ये जो पी रही हैं, इनको मैंने आते इनकी सरजनिश की है और इनको कहा है कि जो लीव्स हैं, मसलन मोती, आप कुछ ना हो, आप मोतिये के फूल सुखा लें, आप मोतिये की चाय पिएं, दैट्स सो कामिंग। आप हिबिस्कस, वो जो एक फ्लावर होता है रेड रंग का, उसको ड्राई कर लें, आप उसकी चाय पिएं, ब्लड प्रेशर लोअरिंग और आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करेगा, ठीक है। आप जिंजर, एप्पल साइडर विनेगर, लहसुन और हनी, इनका इस्तेमाल करें, आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करेगा। आजकल हर बंदे का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। इसके अलावा खलवंजी की आपने बात की, बहुत से लोग आर ऑन ब्लड थिनर्स, और अभी मैं कल, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त आए हुए थे अमेरिका से, मैं उनसे यही बात करी थी कि डॉक्टर मुझे ये बता कि जो हम हर एक को बेबी डिस्प्रिन दे रहे हैं थेरेपी के लिए, हर बंदे को दे रहा है डॉक्टर, मुझे लगता है, क्योंकि जिस नुस्खे में मेरे पास आता है उसमें डिस्प्रिन जरूर एडेड होती है, तो क्या इज इट मैंडेटरी कि हम बेबी डिस्प्रिन लें फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन? तो वो मुझे कहने लगे ओनली इन हाई रिस्क केसेस, जिसमें डायबिटीज भी हो, हार्ट डिजीज भी हो, बहुत हाई ब्लड प्रेशर, फैमिली टेंडेंसी हो डिफरेंट किस्म की, बट नॉट इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। उधर क्या करेंगे, अगर हम कलवंजी के 7-8 दाने सुबह ले लें तो उसका एक ब्लड थिनिंग इफेक्ट होता है जो कि चलता रहता है। अच्छा, एंड दैट इज गुड फॉर द होल ऑफ योर बॉडी, बिकॉज वंस आपका ब्लड जो है दैट्स थिन, वो हर बॉडी में सरायत करेगा, सर्कुलेट इजी होएगी, इट इज नॉन ससेप्टेबल टू क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी, और स्ट्रोक्स और ऐसी वाली चीजें जो है नहीं हो सकती। जब आपका ब्लड भी इज थिकर, इट टेक्स, द ब्लड प्रेशर इज हाई बिकॉज आपकी नालियों को वो उस तरह करके जाता है, फैला के। सो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लहसुन। लहसुन की, देसी लहसुन की 1 तुरी का इस्तेमाल जो है सुबह के वक्त, दैट्स गुड फॉर योर आर्टरीज। आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी बरकरार रहता है ताकि वो इलास्टिक रहे रादर देन हार्डनिंग। लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग अ डॉक्टर आई नीड टू टेल यू कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, लेट्स से कि बॉर्डर लाइन हाई भी रह रहा है, तो आप डॉक्टर से मशवरा करें, और अगर वो आपको गोली दे रहे हैं तो उस वक्त ले लें ताकि एटलीस्ट हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ना हो। ठीक है, ठीक है। और साथ में अपने टोटके करते रहे ताकि वो इन कंजंक्शन काम करें,
ठीक है, और टोटली उस चीज के ऊपर रिलाई ना करें। गोलियां आर इजी टू हैव, दे आर वेरी इजी टू पॉप इन, बट दिस तरीका इलाज इज बेटर। आफ्टर ऑल वी ऑल हैव हर्ड ऑफ ड्रग साइड इफेक्ट्स एंड एवरीबडी हैज अ डिफरेंट साइड इफेक्ट। ठीक है, मतलब कई दफ़ा डॉक्टर्स को यू रिपोर्ट टू देम कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, वो कहते कुछ नहीं खाते रहो, कुछ नहीं होता। नो, यू नीड टू गेट इट चेंज्ड। आप इंसिस्ट करें ताकि डॉक्टर साहब को पता लगे और डॉक्टर साहब चेंज करके देंगे आपको उसका नेमल बदल। बट बेस्ट यही है कि सैर, अच्छा लाइफस्टाइल, हरमीत वाला सूप और रऊसा वाला लाइफस्टाइल जो है, और सुबह की सैर करें। And I think then nature is your own medicine. और खुश रहे, सबसे अहम बात। आप जब ये सारी चीजें करेंगे तो खुश रहेंगे। खुद भी अपने आप को खुश रखें और आप खुश रहेंगे और अपने तो लोग आपको खुश रखेंगे। एक बात जो मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ इस पूरे प्रोग्राम के सेगमेंट में, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किचन में जाएं, जितने भी मसाला जात पड़े उसकी कोई ना कोई अफादियत है, लेकिन कंसल्ट जरूर करें। कंसल्टेशन के बाद ही उसको ले। ये एक ऐसी टिप है जो कि आपको बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। गुड टू सी यू। हमने क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से ब्रेक के बाद मुल्क में एक अलार्मिंग सी सूरत हाल है पोल्ट्री के हवाले से, उस हवाले से बात करना चाहेंगे हम। बहुत कहा जा रहा है कि 6 लाख टन तकरीबन मेरे ख्याल में 6 लाख टन है अबाउट दैट सोयाबीन और जो पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वो कराची बंदरगाह पे रुकी हुई है। और उस हवाले से मुल्क में एक ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे अंडे और मुर्गी आपकी सप्लाई बंद होने का ख़तरा है। इस हवाले से बात करेंगे। और भी क्या है, क्यों ये इस तरह का क्राइसिस आया हुआ है, हुकूमत क्यों इसको एड्रेस नहीं कर रही। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब PRO हैं, पोल्ट्री एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है। बड़ी मेहरबानी सर तशरीफ़ लाने के लिए। सर ये बताइए सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाए, कितनी देर हो गई है इस सारी फीड में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, सोयाबीन ही जिसकी मिसाल है, ये कराची बंदरगाह के ऊपर बंद पड़ी हुई। जी, ये जो सोयाबीन है ना, और इसमें 2 कंपोनेंट हैं। एक तो एडिबल ऑयल है जो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज़ होता है जी, और दूसरा जो है इसका मील है जो कि सोयाबीन का या कनोला का, जो कि एनिमल और पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये एक मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है इनटू द फीड। ठीक है, और इसके बगैर फीड बन नहीं सकती। ठीक है, दैट इज़ वन क्लियर। अब ये तकरीबन कोई 10-20 अक्टूबर से ये जो जहाज़ आए उनके ऊपर एक उन्होंने कहा जी कि ये GMO क्रॉप है और पाकिस्तान इज़ ए नॉन GMO कंट्री, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, यही सोयाबीन पिछले 15 साल से आ रही है और यही सोयाबीन 90% अमेरिका में जहाँ से आती है वो GMO है। ठीक है, यही सोयाबीन ब्राज़ील में GMO है। ठीक है। अब ये इस वक्त अचानक जिसको कहते हैं ना जाग आ गई और हमने कहा जी कि अब वो जिस कानून के तहत इन्होंने पकड़ा हुआ है, 20 साल हो गए हमें मीटिंग्स अटेंड करते हुए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये फैसला नहीं कर सकी कि हम GMO करना है या नॉन GMO रहना है। ठीक है। अब उसमें मसला ये आता है कि दुनिया अब डेवलप कर चुकी है, आगे निकल चुकी है। अब जिस मुल्क ने एक्सपोर्ट करनी है वो इसी तरह था कि आप आज देसी गंदम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हाइब्रिड सीड आ गया तो उसकी यील्ड इतनी है कि देसी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हाइब्रिड आया तो देसी ख़त्म हो गया, उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आई तो उनकी यील्ड इतनी अच्छी है कि जितनी भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं दुनिया में, अमेरिका या साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, वो GMO क्रॉप एक्सपोर्ट कर सकती हैं, दूसरी को तो कम्पीट ही नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। तो ये अब हमारे एक पहले हमने लॉ नहीं पिछले 15 साल से सेट किया, फिर एक किसी ना किसी तरीके से हमारे मुल्क में होता आ रही थी, वो उसका परमिट मिल जाता था, आती रहती थी। अब अचानक इन्होंने उसको इस सख्ती से बंद कर दिया कि जिसको कहते हैं ना कि वो ऑफ गार्ड इंडस्ट्री को मिला, और इस वक्त हालत ये है कि शायद हम काफ़ी सारा डैमेज कर बैठे हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यही है कि अगर हम इसको अभी एड्रेस ना किया तो इट विल बी इरिवर्सिबल थिंग। सर हाउ टू एड्रेस द क्वेश्चन इज, क्योंकि देखिए जो भी सिचुएशन अब्दुल रऊफ साहब ने डिस्क्राइब की है, डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, उसके अलावा जो अभी हमारे करने वाले काम है, रोज़ाना की बुनियाद पर आप गोश्त की कीमत में इजाफा देख रहे हैं। बहुत सारी एसोसिएशन है जो कि एक्टिव है, काम कर रही हैं, उनके अपने वैलिड रीजंस है जिसकी वजह से वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। अंडों की सप्लाई बंद होने तक, ऊपर से सर्दियाँ हैं और एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए ही होती है आपको। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? अगर डैमेज इज़ डन तो अब क्या किया जा सकता है? हुकूमत से क्या आप समझते हैं कि करना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, जो कि सिचुएशन स्टेबल हो सके, संभाली जा सके?
देखिए हम लोग 2.5 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं और तकरीबन 3 मिलियन टन के करीब इंपोर्ट करते हैं और हर महीने ये शिप्स आते हैं और वो पाइपलाइन में 6 से 8 हफ्ते का मटेरियल होता है। ठीक है। अब एक तो इमीडिएट ये है कि ये इस रिडिकुलस कि आपके घर के बाहर देग पकी हुई चावलों की खड़ी हो, आप अंदर बच्चों को भूखा रख के बैठे हो, कहें जी के देग के चावल सही नहीं पके हुए। दिस इज रिडिकुलस। और ये इसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि शायद को अना का मसला है या जिद का मसला है या किसी को सबक सिखाने का मसला है। लेकिन सबक तो फिर आवाम सीखेगी अल्टीमेटली तो पिसेगी और ये हम जो देखते हैं ना प्राइस हम बहुत सुपरफिशियल बात करते हैं। प्राइस तो आपको अब मुर्गी अगर 300 किलो मिल रही थी 500 मिलनी शुरू हो जाएगी। असल जो हमारा पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे पोल्ट्री या अंडे हमारे पुअर या लो इनकम ग्रुप नहीं खाते। उसकी वजह से पाकिस्तान जो शेम कंट्री की लिस्ट में है जिसमें 45% बच्चे मेल नरिश्ड हैं और वो स्टंटेड हैं। अब हम क्या ये चाह रहे हैं कि ये 45 से उठ के तो 65 पे चला जाए। इस राइज के बाद महंगाई तो होगी लेकिन असल नुकसान ही होगा कि हमारा मिडिल इनकम ग्रुप जो है ना वो भी उसके मेन्यू से चिकन और अंडा निकल जाएगा। पाकिस्तान में प्रोटीन सोर्स ह्यूमन के लिए नहीं है, इज द ओनली सोर्स। इसका ऑल्टरनेट दालें हैं और दालें पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं माइंडेड डॉलर्स में आती हैं। तो दिस इज द ओनली सोर्स जिसको सफ़ेद पोश बंदा अपने बच्चों को एक मिनिमम न्यूट्रिशन दे सकता है जिससे उनकी ग्रोथ वगैरह ठीक ये डॉक्टर साहब का बयान था एक पिछले दौर में जब वो थे और उन्होंने कहा था दालें नहीं खा सकते तो पोल्ट्री खाएं वो सस्ती है। तो मैं हम उन्हीं का बयान था। अच्छा अब आप ये बताइए कि ये जो रुकावट वहाँ पे आई हुई है इसका कोई हल भी है? मतलब GMO तो आपने बताया कि वो उसको एतराज़ लगाया हुआ है उससे, तो अगर ये फ़र्ज़ किया पड़ी ख़राब हो जाती है, कितनी देर हो गई है वहाँ पे, तो उसका क्या हल निकलेगा फिर? देखिए इसका हल यही है कि अगर किसी के दिल में दर्द है ना पाकिस्तानियों का, ये तो यार आपके पोर्ट में पड़ी हुई है, छूट के पड़ी हुई है, डॉलर भी पे हो चुके हैं। अच्छा तकरीबन कोई 200 मिलियन डॉलर पे हो चुका है। उनको तो कम से कम फीड मिलर्स को दें, वो क्रश करें, तेल निकालें, वो खिलाएं। और इसमें एक बड़ी जाती की जाती है कि बड़े जिम्मेदार लोग बड़ी अजीब किस्म की इसकी वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसके साथ जहर का या कैंसर का लफ्ज़ जोड़ देते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो 90% अमेरिका खा रहा है, कनाडा, ये वो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इस तरह नहीं खाते कि वो खुदा ना खास्ता गलत चीज़ और वो खा रहे हैं सारे। तो ये एक किस्म की एक साइंटिफिक डेवलपमेंट को रजिस्ट करने की और अपने मुल्क को एक ना करदा गुनाह की सजा देने के बराबर है ये। इसमें मैं क्लियर कर दूं, मतलब एक GMO जैसे हम कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन ऑर्गेनिज्म जो है मतलब उसको कहा जाता है, जिसके बारे में एतराज़ात हैं बाद लोगों को, ये अपने एतराज़ात भी अपनी जगह हैं। लेकिन क्या आपके ख्याल में बिल्कुल सेफ है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड और जो है वो जो आया पड़ा है वो बिल्कुल सेफ है? कोई इसका कोई बिल्कुल जितनी एक्सपोर्ट होती है जितने मुल्क वो एक्सपोर्ट में यही खा रहे हैं। और फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में जो सिग्निफिकेंस होता है ना वो सोइंग पे होता है, दैट यू डोंट वांट टू ब्रिंग सीड एंड ग्रो क्रॉप्स आउट ऑफ इट। एडिबल पार्ट में तो इसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ठीक है, इफ यू आर आस्किंग कि जो एडिबल ऑयल खाना है उसका मील जानवरों खिलाना है, इसके में तो उसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है। और ये हम पिछले यही खा रहे हैं, पिछले 15 साल से यही आ रहा है, कोई ये नहीं कि कोई डिफरेंट चीज़ आ रही है। बीटी कॉटन बात की कि एक आम आदमी तक प्रोटीन की सूरत में ये एक आसान सा तरीका था जो वो हम छीन रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपसे ये जानना चाहूँगा कि जाहिर बात है कि कुछ हमारे यहाँ कुछ सियासी मामला ऐसे आ जाते हैं, कुछ सबक सिखाने की बात आपने की कि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन नुकसान जाहिर बात है आवाम का होता है। पर ऐसे में आपसे जानना चाहूँगा कि पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए लोग, मजदूर जो काम कर रहे हैं, जिनका रिज़्क इससे जुड़ा है, उनको कितना नुकसान हो रहा है सर? इसके ना आने की वजह से कितने पोल्ट्री फार्म जो है वो बंद हो रहे हैं सर? जी आपको रिफ्लेक्शन आ रही है। अभी तक जो महंगाई है ना ये तो शायद वो मुल्की महंगाई थी, मैं ये करेक्ट करता जाऊं, अभी उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आती क्योंकि जब इस किस्म का इंसिडेंस हो तो 8-10 हफ्ते लगते हैं टू मतलब इसमें बड़ी तेज़ी से आप ब्रीडिंग फार्म बंद हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से ब्रॉयलर फार्म, क्योंकि फीड नहीं मिलती। ब्रॉयलर वाला अपना एक दिन का चूज़ा डालता नहीं, उसको फीड मिल कहती है कि मेरे पास फीड नहीं है, तुम अपनी मर्जी पे डालो। क्योंकि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो खुराक होती है ना जानवर की या मुर्गी की, उसके 2 मेन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो कि उसका मेंटेनेंस के लिए होता है, दिल धड़क रहा है, उसका सांस ले रहा है। एक हिस्सा उसकी प्रोडक्शन का होता है।
अगर आप एक इसको दे दें दूसरा ना दें तो इसी तरह ये जैसा गाड़ी आपने खड़ी करके स्टार्ट करके खड़ी कर दी, ट्रेवल नहीं कर रही, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है फार्मर को। फार्मर का सारा वर्किंग कैपिटल जो है ना उसमें डिप्लीट हो जाता है। तो बड़ी तेजी से पोल्ट्री श्रिंक हो रही है और इट इज गोइंग टू स्टेज ऑफ इरिवर्सिबल स्टेटस। अच्छा, वो बड़ा खतरनाक, जब आपकी फसल को पानी ना देना, कुछ अरसे बाद अगर आप पानी दें भी तो फसल मर चुकी होती है। अच्छा, ये तो लाइव लिविंग चीज है ना, तो स्टॉक नहीं हो सकती इसमें। तो अगर हमने फसल को मुस्तकिल पानी ना दिया, एक स्टेज आएगी फिर पानी देंगे भी तो किसी काम का नहीं होगा। आप इतनी अलार्मिंग सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिक होकर देखें, जिस चेन और सर्कल का आपने जिक्र किया ना, उस अगर पूरी चेन को देखें कि एक चूजे की आप बात कर रहे हैं, उसकी फीड की, ब्रीड की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें एक एक सेगमेंट जो है वो मुतासिर हो रहा है और ये पूरी की पूरी चेन मुतासिर हो रही है। कितना डैमेज, क्लियरली आवाम को ये बताना चाहते हैं कितना डैमेज हो चुका है। देखिए जी, जब ग्रैंड पेरेंट पाकिस्तान में आता है ना, हम लोग ग्रैंड पेरेंट मदर स्टॉक मंगवाते हैं, उसके आने के तकरीबन कोई 1.25 साल बाद आपकी टेबल पे ब्रॉयलर आता है। दैट मीन्स थिंग्स आर इन द पाइपलाइन। एग्जैक्टली। अब वो उसके दरमियान में ग्रैंड पेरेंट आता है, फिर पेरेंट स्टॉक आता है जो ये डे ओल्ड चूजे पैदा करता है। पेरेंट स्टॉक जो है ना वो लोग उसको मिड वे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह वो बाग काटने वाली बात हो जाती है। तो अब ये इसमें डिपेंड करता है कि हम किस हद तक उसको निचोड़ते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि ब्रीडिंग फॉर्म खत्म हो जाए तो फिर 1 साल का होता है, कल को ग्रैंड पेरेंट खत्म हो जाए तो फिर तो अगले 2 साल के बाद। लेकिन उसको रिवाइव करने के लिए सबसे मुश्किल बात ये होगी कि उसका कैपिटल कहाँ से लाएंगे आप। हाँ, एक बंदे ने फसल उसकी ज़ाया हो गई, उसको फिर दूसरी फसल लगाने के, और ये मुर्गी की फसल एक एक्सपेंसिव फसल है, अब सस्ती नहीं है ये। अब एक पेरेंट स्टॉक की मुर्गी जब प्रोडक्शन में लाने के लिए 3000 रुपये एक बर्ड के पीछे खर्चना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। अब ब्रॉयलर का एक हाउस जो है, अब वो उसको अगर वो फिनिश करता है तो 2.25 करोड़ में एक ब्रॉयलर का एक हाउस तैयार होता है जो कि 30,000 बर्ड का है। ठीक है। हाँ, अब वो ये वर्किंग कैपिटल उसका जब ज़ाया होता है ना, वो तो सर्कल चल रहा है, वो कमा रहा है, लगा रहा है, कमा रहा है। जब आप उसको डिसप्शन देते हो, उसका काम बंद हो जाता है, उसकी वर्किंग कैपिटल ज़ाया हो जाता है, तो फिर हमें शायद उसको ग्रांट देना पड़ेगी टू कम बैक। अच्छा सर, पोल्ट्री फीड जो है, सॉरी सर, पोल्ट्री फीड जो है उसकी किल्लत की हम बात कर रहे हैं, फिर साथ ही हमने ये खदशा भी जाहिर कर दिया कि सप्लाई बंद हो सकती है। एक होता है शॉर्टेज। अब बहुत सारे लोग क्या इस कंडीशन में है कि आपको पता है एक बहुत ट्रेंड पाकिस्तान में ये भी है जो कि बहुत अफसोस वाली बात है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी बड़ी तादाद में कर ली जाती है। क्या इस कैपेसिटी में अभी ये पोल्ट्री एसोसिएशंस या पोल्ट्री फार्म्स हैं कि वो इसको ज़ख़ीरा करके कुछ देर चला सकें, एक्सपेंसिव बहुत हाई करके कुछ इस तरह से, इस कंडीशन में दे आर इन कंडीशन? मैंने बताया जी कि वो 2.5-3 मिलियन टन आती है और वो तकरीबन कोई कह लें कि 1.5 मिलियन टन पर मंथ आती है। तो ये किसी की ऐसी पॉकेट नहीं होती, वो यही ज़ख़ीरा होता है कि जी जो वो पाइपलाइन में चल रहा है, आ रहा है, आगे खर्च हो रहा है और 8-10 हफ्ते का स्टॉक होता है। लेकिन स्टॉक भी पॉकेट्स में होगा, हर बंदे पर स्टॉक नहीं होता। लेकिन अब जिस तरीके से हम लोग, अच्छा इसका अल्टरनेट बड़ा पुअर है। एक तो वो लो क्वालिटी है और एक उसका वो प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी उसकी बहुत थोड़ी है। वो क्या है? अच्छा, वो जिस तरह तोरिया मील हमारा है या ग्वार मील है या हमारा सनफ्लावर मील है, वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, और वो जिस दिन सोयाबीन खत्म हुई है बड़ी तेजी से उसके वो खत्म हो रहे हैं, जो भी स्टॉक खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, पोल्ट्री एसोसिएशन है कराची में, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हुकूमती सतह के ऊपर कोई राब्ता हुआ या कोई किसी के कान पे जूं रेंगी कि वो कहें कि हाँ भाई हम इसको एड्रेस करते हैं, ये मसला है बड़ा संगीन होता जा रहा है? सबसे बड़े अफसोस की बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी इज़ नाउ वर्किंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अच्छा, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फूड इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान। पोल्ट्री जब मिल रही होती है किसी को नहीं अंदाज़ा होता कि इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। पीपल टेक इट, यार गोश्त है, अमीर बंदा खा रही है वो। जब इसकी ये सीन से गायब हुई तो फिर समझ आएगी कि इसकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, कितना बड़ा ये चंक था जो कि हमारा सिस्टम में से निकल गया। मुझे सबसे दुख आता है कि हमारा जो तकरीबन 12 करोड़ बंदा मिडिल इनकम ग्रुप है, अगर वो इससे हर्ट होता है तो ये हमारे बच्चे 45% से उठ के तो 65% चले जाएंगे एज ए मेल नरिश्ड। आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट। और मेरी यह है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसका टेक आउट ऑफ द बॉक्स, पड़ी हुई है सोयाबीन, वहां से कहें उठाओ इसको, इसका तेल निकालो, दो हल निकाले। और ये पिछले 15 साल से यही चल रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये क्या लॉजिक इनकी आई है कि वो किस चीज़ को पकड़ के बैठ गए।
ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने जो सिचुएशन यहाँ पर बताने की कोशिश की है, उस पर अब हुकूमत का निकल कर बाहर आना और इस पर स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में वो नुकसान जिसका डैमेज अगर हो गया तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले कोई डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। मैच की थोड़ी सी अपडेट आपको दे दें। इस वक्त 385 रन है न्यूजीलैंड ने बनाए और उनके 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अबरार ने फाइनली 2 और विकेटें आउट कर दी। टॉम ब्लेंडल जो बहुत अच्छा खेल रहे थे वो आउट हो गए, उनके विकेट कीपर थे, 50 उन्होंने किया। उसके बाद मैट हेनरी इस वक्त बहुत तेज़ी से रन्स को आगे बढ़ाने लगे, उन्होंने एक छिक्का भी मारा भी थोड़ी देर पहले और तकरीबन 33 रन्स पे वो खेल रहे हैं। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं वो जो खुला की है कि 17,000 केसेस तकरीबन एक साल में ऐसे आए जहाँ ख़वातीन खुला लेना चाह रही हैं। इसकी क्या वजह हो गई है? घरेलू नाचाकियाँ बढ़ गई हैं और इस हवाले से भी कि जब पसंद की शादी होती है, लव मैरिजेस होती हैं, उस सूरत में ये क्या होता है? जी सोहा सर, ये क्या होता है? इसको तो शुरू में जब मैंने किया था उस वक्त ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम महंगाई को कनेक्ट कर रहे थे इससे कि जब महंगाई है और वसाइल बहुत कम है तो ये भी आपके इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मुतासर करने का एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आजकल ख़वातीन को हमने एम्पावर किया है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, तो क्या एक छोटी सी बात पे खुला के लिए अदालत पहुंच जाना इज इट अ सोल्यूशन? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आमना मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फाइन, गुड टू सी यू। हमेशा $100 स्माइल के साथ, हालांकि टॉपिक हमारा ऐसा है जो स्ट्रेस करने वाला है, लेकिन आपने बात अच्छे तरीके से हमेशा करनी होती है। स्टार्ट करते हैं इस चीज पे कि चले हमने खातून को एम्पावर कर दिया, ठीक है, मैं एम्पावर्ड हूँ, आप एम्पावर्ड हैं। हमने जो एम्पावर्ड नहीं भी है ना उसको भी कहा अपने हक के लिए आवाज उठाओ, ये करो वो करो, उसको जोश आया, जज्बा आया। लेकिन क्या इसमें हमने गलती ये कर दी कि छोटी छोटी बातों पे सॉर्ट आउट की तरफ जाने के बजाय हम खुला की तरफ चले जाते हैं? 40% इजाफा हुआ है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और जो 9 इजला हैं हमारे, उसके अंदर तो लाखों की तादाद में है जो इस साल 2022 से जो 23 में हम पहुंचे हैं, लाखों की तादाद में जो तलाक और खुला के केसेस हैं वो सारे रजिस्टर हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगी और अपने जो सुनने वाले हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि ये जो मियाँ बीवी का एक रिलेशनशिप होता है, इसके अंदर जो सुलह सफाई की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। मैं बड़ी क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता होता है, बड़ा नाजुक भी होता है, बड़ा मजबूत भी होता है। लेकिन मैं क्योंकि हमने जो तहकीक की, हमने सिविल सोसाइटी ने जो तहकीक की, हमारे अदारे ने जो तहकीक की, उसके मुताबिक ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसका ना होना भी तलाक और खुला के जो केसेस हैं उनका बढ़ जाने में बहुत ज़्यादा इसका भी एक रोल है। अच्छा। क्योंकि सर जब आप जाते हैं यूनियन काउंसिल की तरफ जाते हैं, जब इस तरह के केसेस वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि अदालत तो 3 महीने में फैसला नहीं कर सकती, तो सर ये छोटे मोटे झगड़े और छोटी मोटी जो सुनवाइयाँ थी ये वहाँ पे हो जाया करती थी। तो ये इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि जो नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है कि आप वहाँ तक जाते हैं लेकिन आपको वहाँ से कोई मतलब के है ही नहीं सर, लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नेंस ही नहीं है वहाँ पे। काउंसलर होता था, हर एक को जानता था, हर एक को जानता था, मियाँ बीवी को बिठा के आराम से बात करता था, हाँ भी क्या मसाइल है, आप अपने मसाइल को हल करें। और मियाँ बीवी के दरमियान तलखियों को खत्म करने में ये इतना अच्छा और मौसर किरदार अदा करते थे। लेकिन अब बदकिस्मती से अदालत में तो लाखों हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, वो क्या तलाक के केस ही सुलझाएंगे? उसके बाद घरों में बेचैनी का बढ़ जाना, बेचैनी का बढ़ जाना, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के दरमियान, क्योंकि हम कंपटीशन में रह रहे हैं सर, हम पैसे की दुनिया में रह रहे हैं, अब हम मोहब्बत की दुनिया में नहीं रह रहे। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। वो जो कंपटीशन है उसमें हम आगे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। काश हम ये समझें कि सादगी खूबसूरत होती है, सब कुछ है, लिबास तो वही है जो आपकी शख्सियत जिसको 4 चांद लगाती है। तो हमें थोड़ा सा अपनी बेटियों को भी समझाना पड़ेगा। देखिए जो अल्लाह ने कानून तय कर दिए हैं, नाउज़ुबिल्लाह, हम उसके अंदर खड़े होके उसके बीच में उनको तो हम नहीं कह सकते कि तब्दील किया जाए, और वो बिल्कुल ठीक कानून है, वो बर्दाश्त का कानून है। तो मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से मोहब्बत के पल जो शेयर करते हैं उसको तो सोशल मीडिया पे भी लगाते ही हैं, लेकिन जब तलखियाँ हो जाती हैं फिर वो कहते हैं हमारा जाती मामला है। मोहब्बत सबका मामला था और तलखी इनका जाती मामला था। तो मैं तो ये दुआ करती हूँ और ये एक किस्म की, आप ठीक कह रही हैं, हमने अपनी बेटियों अच्छा, को सिखाया है। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा आमना, अगर हम देखें जो एक वक्त ऐसा भी था, एक ऐसा दौर था जिसमें कहीं ना कहीं शादियों में या लड़का लड़की की उम्र में गैप होता था, तो
तो हम ये देखते थे कि जो मर्द होता था यानी लड़का होता था उसकी उम्र कम से कम 5-6 साल या 10 साल बड़ी होती थी, तो बर्दाश्त का मादा उसमें ज्यादा होता था। आज हम देखते हैं कि जो नौजवान लड़कियां लड़के एक दूसरे को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पसंद कर लेते हैं या सोशल मीडिया के जरिए SMS वगैरह के जरिए जो है कनेक्ट हो जाते हैं, और शादी तक जब मामला आ जाते हैं तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो जज्बाती फैसले होते हैं उसको ही नुकसान पहुंचता है, उन दोनों की तरफ बर्दाश्त दोनों में नहीं होता? क्या ये वजह है? हेलो हरमीत, कैसे हैं आप? बात दरअसल ये है मैं बिल्कुल कि हम जब बर्दाश्त की बात करते हैं तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना, उसको मैंने एक बॉक्स बनाया, उसमें मैं फैमिली को जरूर फिट करती हूँ। ठीक है, हम ये कोई मादर पिदर आजाद माशरे में नहीं रह रहे। जब हम 8 लोगों को रिश्ता देखने के लिए लेके जाते हैं तो फिर हम 8 लोगों को बड़े आराम से, 10 लोगों को, 150 लोगों को निकाह और शादी पे बुलाते हैं, तो उनको 150 को बड़े आराम से हम कह देते हैं कि हमारे घरों के मामले हैं। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में एहतराम जहां पर होता था वहां पर डांट टपट की भी इजाजत होती थी। अब कहा जाता है कि जी मेरा बच्चा है तो मैं जानूं। ये बात मैं हर प्लेटफॉर्म पे इसलिए रिपीट करती हूँ कि शायद किसी ने ना सुना हो तो उसके कानों तक भी मेरी ये फरियाद पहुंच जाए। अब मैं बातें नहीं करती, अब मैं फरियाद करती हूँ। ऐसे माँ बाप से फरियाद करती हूँ कि जब आप, क्योंकि मैंने वो तलखी घुलते देखी है फैमिली कोर्ट के अंदर, जब मियाँ बीवी की अलग होती है, उनके बच्चे सफर कर रहे होते हैं, उस दर्द से मैं गुजरी हूँ। मैंने देखा है उन औरतों को, उन बच्चों को जो कभी माँ के दामन से लिपट रहे होते हैं, कभी बाप के दामन से, उनकी शख्सियत अधूरी रह जाती है। देखें, सालों से, सदियों से हमारा माशरा जो है वो इकट्ठे रहते आया है। अब हमें गैजेट्स ने इतना दूर कर दिया है कि अब हमें समझ ही नहीं आती कि हमने किस तरह अपने बच्चों को, अगर उनमें तलखी होती है तो फिर वो माँ बाप को कहते हैं जी हमने पसंद किया था। देखिए, कुछ जो बच्चे अपने फैसले खुद ले रहे हैं वो अच्छे भी हैं, लेकिन बड़ों को चाहिए कि हर कदम पे उनका साथ दें, नेगेटिव को, और जो गलत चीजें हैं उनको गलत कहना सीखें, तो इस तरह चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन ये जो बढ़ती हुई रेशो है, इसके अंदर सबसे जो मेन और मेजर रोल है वो बर्दाश्त का है, और उसके बाद हमारी फैमिलीज का है कि जो कि इसको बाद में अपना जाती मसला कहते हैं। अच्छा, हमने से भाई ये कहिएगा, सोशल मीडिया पे अगर हम उठा के नजर देखें ना, तो पिछले पूरे साल में बहुत सेलिब्रिटीज को दे आर गेटिंग मैरिड डे बाय डे, मतलब हर रोज हम एक नया कपल देखते हैं कि वो मैरिड हो रहा है। फिर उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में हमने उन्हीं कपल्स को जिनको हमने अप्रिशिएट किया, हमने उनकी डाइवोर्स होती हुई भी देखी। अच्छा, आपने कहा अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए, हमने उनको सिखाया है, लेकिन अब हमने उनको ये सिखा दिया, जो कि अच्छी चीज भी है, लेकिन शायद हमारी फेवर में बुरी भी जा रही है, कि आप अपने लिए आवाज उठाएं। अगर आपको मसला है, मसाइल है, परेशानी है, अनटिल अनलेस आप तशद्दुद का शिकार नहीं हो रही, तो आपको अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इससे हमारे सब्र का पैमाना कितना कम हो गया है कि हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं और अलैदगी का मुतालबा करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और जब हम उनको बोलते हैं ना, काउंसलिंग के लिए जो लोग आते हैं कि आप ना आपस में को बैठ के थोड़ी बहुत बात कर लें, अच्छे गुड लम्हात तो आपने फेसबुक पे धड़ाधड़ डाले हुए हैं, तो ये जो चंद तलखियां इनको बैठ के दूर कर लें, तो वो वेट कर रही है, कहती है अभी इसने मुझ पे हाथ उठाया ना तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। बात ये है सर कि हम किधर जा रहे हैं, हम गलत तरफ चल पड़े हैं, हमसे वेट नहीं कर रहे कि गलत तरफ जाना है, हम चल पड़े हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया का इसमें बहुत किरदार है। लास्ट टाइम भी बात हुई थी ये वाली कि इसको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। आपस की तलखियां जो हैं उसमें अगर किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को, समझदार को, अब तो हम खुद ही समझदार हैं और ढेर सारे समझदार हैं, और उसका नतीजा ये है सर, आप यकीन कीजिए, सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली, भक्कर और ऐसे इजला के अंदर, गुजरांवाला तक के अंदर इतने केस रजिस्टर हो रहे हैं खुला के और तलाक के सिर्फ 2022 में, कि सिर्फ उनमें से 1 लाख को डिग्री मिली है, और ये 14-15 लाख के करीब केसेस हैं अगर पूरे करें। उसके बाद खुला है, 4 बच्चे हैं जो कि अदालतों में रुलते हैं, उसके बाद फैसला नहीं होता। लोकल गवर्नमेंट का कयाम नागजीर है, होना ही चाहिए। देखें, गवर्नेंस नहीं है मुल्क में, बड़ी बदकिस्मती की ये बात है, क्योंकि ऐसे इलेक्शन तो फौरी तौर पे वकूफ पजीर होते हैं, ताकि छोटे छोटे मसाइल जो हैं उनको जो है वो बड़ी सतह पे ना लेके जाया जाए, उनको हल किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि क्या ऐसा भी हो गया कि बच्चों की बर्दाश्त कम हो गई है पहले की निस्बत, या मर्द की भी बर्दाश्त, क्या ना, दोनों की बर्दाश्त कम हो गई है? पहले एक बर्दाश्त का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। आज हमने एक सेगमेंट शुरू में किया जिसमें एक जोड़े ने अपनी 80वीं सालगिरह मनाई अमेरिका में, और उसकी वजह एक वो ये कहने लगे कि हम कुछ भी हो, हमने एक फैसला किया कि रात सोने से पहले हम अपने मसले हल करके सोएंगे आपस में।
What तो a tip. ये चीज़ जो है, ये एलिमेंट कितना ज़्यादा मौसर है इस तमाम को बेहतर करने ये के तो लिए। बहुत खूबसूरत बात है। अगर आप एक ही रात में अगर आप बैठते हैं और ये फैसला करते हैं मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या गलत किया, अच्छा एक दूसरे से कोई माफ़ी तलाफी हो जाए, तो इससे खूबसूरत बात क्या होगी। यहाँ पर तो मुझे लगता है अब एक ख्वाब ही है कि हम ये देखें कि कोई जोड़ा आपस में कोई 10 साल भी इकट्ठा रह ले। हाँ। सर 3-3 महीने के अंदर डाइवोर्स हुई है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। या हमारे अंदर फैशन इतना घुस गया है कि नेचुरल कुछ रहा ही नहीं है। अना कितनी ज्यादा आ अना गई है। कितनी ज्यादा आ गई है। मेरी बेटी अब अगर कोई अकड़ के कहेगा सर तालीम जो होती है ना, वो मेरी तालीम जो है वो मुझे संवारने के लिए बड़ी काफ़ी होती है, किसी दूसरे पे उसकी तालीम का कोई रोब नहीं होता। आपने खुद बताना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरी माँ ने सिर्फ मिडिल किया था, लेकिन वो बहुत आलिम फाजिल लोगों से भी अच्छा बोलती हैं, क्योंकि उनके अंदर किरदार है। आप बच्चों की डिग्रीज के साथ साथ उनके अंदर किरदार साजी नहीं हो रही, किरदार साजी के अदारे नहीं है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में क्या हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन जो है अगर वो कर ली जाए, खामोशी इख्तियार करने के बजाय कि मुझे तुमसे ये तकलीफ है, तुम्हें मुझसे, तो 80वीं क्या 100वीं सालगिरह भी मनाई जा सकती है। अब तो ये यहाँ पर ख्वाब है सर, बहुत ज्यादा रेशो है खुला का और तलाक का, बहुत रेशो है। इसमें सफर कौन करता है, वो तो अपना अपना साथी ढूंढ लेंगे। बच्चे सफर करते हैं, हमारी जनरेशन सफर करती है। बीमार जनरेशन लाएंगे तो फिर आगे क्या होगा हम जानते ही हैं। अच्छा, जो ये जो आमना साहिबा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये अज़दवाजी ज़िंदगी चलिए आपकी मुतासिर है, तशद्दुद या मार कुटाई या फिर आप बदजुबानी भी, आपकी बहस जो है वो भी आपको ताल्लुक को बहुत ख़राब करती है। एक्सटर्नल फैक्टर कितने हैं? मतलब आप एक घर में रह रहे हैं जहाँ 20 अफराद रहते हैं, आपकी सास, ससुर, नंदे, जेठ, जेठानियाँ, ये फैक्टर्स जो है बाज़-औक़ात ये आपके रिश्ते को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि शायद आप बंदा ठीक होता है लेकिन आप कहते हो कि नहीं इसकी फैमिली के साथ नहीं रहना। हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ। वो कुछ ऐसा भी होता है कि ऐसा तो वैसे जो खानदानी निज़ाम है वो तो इतने टूट गए हैं कि कोई 20% लोग इकट्ठे रह रहे होंगे। अब किसी के 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं। मैंने खुद जाके देखा जी, मेरा एक बेटा मॉडल टाउन में रहता है, एक बेटा फलां जगह पे रहता है। और आने वाली बहू का मुतालबा सबसे पहले ये होता है कि मुझे अलग वो अलग करें। ऐसी बात ये है कि हम जो है ना, जिस तरह ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा मेरी फ्रेंड ने जब शादी की तो देखा देखी बहुत है हमारी सोसाइटी के अंदर ना, समझ बूझ से काम नहीं लिया जाता, तो वो घर अलहदा करने का। हालांकि जब आपकी के बच्चे हो रहे होते हैं तो तब आपकी माँ आपको के बच्चों को पाल रही होती है। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो आपको दादी की ज़रूरत पड़ जाती है। एक्चुअली हमें आज़ादी चाहिए, हमें रिश्तों से आज़ादी चाहिए। हमने रिश्तों को इस तरह समझ लिए, बोझ समझ लिए अपने ऊपर। तो ये मैं एक्सटर्नल, बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया कि हैं असरात बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोगों के हैं जिनकी हम तकलीद करना चाहते हैं। हम अपने एम्स के पीछे नहीं, हम लोगों की तकलीद करना चाह रहे हैं। ये ब्रांड और फैशन का दौर है। मैं आपको बताऊं, उसके पास अच्छा है तो मेरे पास तो लाजमी होना चाहिए। मेरा शौहर तो मुझे लेके दे, मैं तो पुरानी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये भी बहुत ज़्यादा है। वो कहती जी मुझे खर्चा नहीं देता, कहता जी मैं इसके सारे खर्चे उठाता हूँ, मैं और क्या करूँ इसके साथ। वो कहती फलां के पास इतना अच्छा घर है बड़ा, तो ये एक बर्बादी की तरफ जा रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं है। और अल्टीमेटली जी सर, हाँ, हरमीत की शायद बात, हरमीत कुछ कहना चाह रहा है। जी जी पाजी। हरमीत। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अमना, जिस तरह आपने जिक्र किया, हम ये भी देखते हैं आजकल, क्योंकि कुछ 1-2 वीक पहले की बात है कि एक खातून जानने वाली थी हमारी, और उसने कहा कि हरमीत मैं खुला लेने वाली हूँ। सवाल पूछा मैंने कि क्या वजह है, तो भैया मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे बर्थडे विश नहीं करता है, कहीं गिफ्ट नहीं देता, मेरा भी नहीं करता। और जब मैंने उनके हस्बैंड से बात की तो उनका कहना ये था कि मेरे पास जॉब ही नहीं है, अब जॉब चली गई तो मैं क्या करूं। तो ये सिचुएशन भी है क्या? ये वो जो आता है कि जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो बर्थडे सेलिब्रेशन होती है, फिर गिफ्ट को भी हम तस्वीर लगा के चिपका देते हैं सोशल मीडिया के, मेरे जो है उसने दे दिया मुझे गिफ्ट। ये सिचुएशन जो है, क्या ये भी बन रही है ऊपर हमारे? बिल्कुल बन रही है। आप देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि बर्थडे विश नहीं किया और उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते हैं। आपको मैं बताऊं, ये गैजेट्स तो चलो बाद में, ये सोशल मीडिया ने जो तबाहियां मचाई है ना, हमें सहूलत दी जाती है कि हम उस सहूलत का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। हमारी कमबख्ती है कि हमें इस्तेमाल करना ही नहीं सिखाया जाता कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे बेडरूम से लेके, हमारे किचन से लेके, हमारे खानों से लेके, जब तक हम खाना पोस्ट नहीं करते तब तक हम उन्ने वाला मुंह में नहीं डालते। ये कोई बाहर से कोई एंजल्स नहीं आएंगे, कोई मरीख से नहीं आना किसी ने, ये हमें कंट्रोल। आप यकीन कीजिए कि मैं अपनी जात से अगर शुरू करूं तो आज मैं आपको बताती हूँ सर कि मेरी भी स्टार्ट में कुछ सालों पहले एक आदत थी, मैंने उसको 5-7 साल से इतना कंट्रोल किया है,
थोड़ी सी बनने लगी थी, पर मैंने कहा नहीं, अगर मैं किसी को बात करूंगी तो उससे पहले मुझे अपने, हम क्लोजिंग कर दें। हाँ, वो आदत बताएंगी। आदत ये है कि अपनी हर बात को अपने थैंक यू सो मच आमना से, बहुत अच्छी बात है। कंक्लूड करते हैं इस पूरे प्रोग्राम को इस बात पर कि बीइंग अ वुमन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड। आप जो चाहे कर सकती हैं, इसलिए घर बनाएं। हमने एक आपसे छुट्टी लेनी है, कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।